नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। ईटी नाउ स्वदेश पर पावर पैक सेशन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, हफ्ते की शुरुआत है, मंडे सेशन है, लेकिन इस महीने का आखिरी दिन भी है और आज तो हमारा स्टूडियो जो है फुल पोटेंशियल के साथ इस वक्त आपको नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक छोटा सा ब्रेक वेकेशन लेकर शरद हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत पहले करते हैं। कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए टैक्स बिल को सीनेट में चर्चा की मंजूरी। ट्रंप ने बिल के पास होने को बड़ी जीत बताया। वहीं इलॉन मस्क ने कहा, नए बिल से खत्म होंगी लाखों नौकरियां। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों ने बनाया नया रिकॉर्ड। डाउ 430 अंक उछलकर 3 महीने की ऊपरी स्तर पर, नैस्डैक 105 अंक चढ़कर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। S&P 500 ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स करीब 250 अंक और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 100 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ 25,775 के पास। जापान का बाजार निक्कई 650 अंक उछला। कॉस्पी भी 25 अंक ऊपर। अगस्त में सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कच्चा तेल करीब 1% फिसलकर $67 के पास। घरेलू बाजार में सोना 1300 रुपए गिरकर 95,400 रुपए के पास, तो चांदी भी 2200 रुपए गिरकर 1,05,000 रुपए के नीचे। लगातार दूसरे दिन एफआईआईज ने की खरीदारी। कैश में 1397 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। वहीं डीआईएस की लगातार दूसरे दिन बिकवाली। शुक्रवार को कैश में करीब 590 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। जेबी फार्मा में कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदेगी। टोरेंट फार्मा केकेआर से करीब 25,700 करोड़ रुपए में हुआ करार। बीएचईएल को अडानी पावर से मिला 6,500 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर। 800 मेगावाट क्षमता के 6 थर्मल पावर यूनिट लगाएगी। महिंद्रा हॉलिडेज को तमिलनाडु टैक्स विभाग से मिला 363 करोड़ रुपए का डिमांड ऑर्डर। आईजीएसटी रिपोर्टिंग में गड़बड़ी के चलते नोटिस। टाटा स्टील को आईटी विभाग से मिला 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस। इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी के चलते नोटिस। आज बंद होने वाला इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ ठंडे रिस्पांस के साथ अब तक सिर्फ 98% भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट शरण लेलानी की अवॉइड की सलाह। 2 नए एसएमई आईपीओज, नीतू योशी और एड काउंटी मीडिया का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही आईपीओज में कॉशियस रहने की सलाह। और दिल्ली समेत पूरे देश में 9 दिन पहले पहुंचा मानसून। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए स्थगित। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे। आज स्टूडियो है भरा भरा और नए हफ्ते की हो रही है शुरुआत और महीने का है आखिरी कारोबारी सत्र। संकेत ठीक है ग्लोबली। पिछले हफ्ते हमने शानदार तेजी देखी है, करीब 3% के आसपास के इंडेक्स के लेवल पर। और जो भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, बाजार उसको पीछे छोड़कर अच्छा दम दिखाया और निफ्टी बैंक ने बनाया है नया रिकॉर्ड। आगे कई सारे ट्रिगर्स हैं। ऑटो कंपनीज के बिक्री के आंकड़े आएंगे। टैरिफ को लेकर जो डेडलाइन है वो भी काफी करीब आ गई है और नतीजों की शुरुआत बस होने वाली है हफ्ते भर के बाद। तो ऐसे में बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जानेंगे। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है उसका भी विश्लेषण करेंगे कि उसके क्या मायने हैं। कनाडा को लेकर जो ट्रेड वार्ता चल रही है उन्होंने उसको ठप कर दिया है, रोक दिया है और भी बहुत कुछ हुआ अमेरिका में। तो संकेत ढेर सारे हैं। अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपको हम ग्लोबल संकेत बताएंगे, इंडेक्स की रणनीति आपको बताएंगे, खबरों वाले शेयर होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, तमाम चीजें होंगी जो आपके कमाई के काम आएंगी। लेकिन पहले 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि शुक्रवार को अच्छा सत्र रहा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है नैस्डैक और S&P 500 भी। और अगर आप S&P 500 को देखेंगे तो अप्रैल के निचले स्तर से करीब 27% के आसपास का उछाल आ चुका है। तो जो भी तनाव थे टैरिफ को लेकर, बाजार ने उसको पीछे छोड़ा है और ऐसा लग रहा है कि बाजार तेजी अपने बरकरार रखने की चाहत रखते हैं।
गिफ्ट निफ्टी की बात करें, हल्की सी तेजी है, एक दमदार हमने हफ्ता देखा है। पिछले हफ्ते करीब करीब एक ही झटके में 2.5 से 3% तक दोनों के दोनों इंडेक्स चढ़े हैं, निफ्टी या निफ्टी बैंक की बात करें तो, और 57,400 के ऊपर की दमदार क्लोजिंग रही है। तो आज थोड़ी सी हल्की तेजी पर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि एशिया के बाजार भी मजबूती आपको दिखाएंगे। अगर आप डाउ फ्यूचर देखेंगे, नैस्डैक फ्यूचर, वहां से भी दमदार संकेत हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसकी की आलोचना भी हो रही थी, ट्रंप के जो विरोधी हैं उनमें, उनके विरोधियों में आप एलन मस्क को भी शामिल कर लीजिए, वो भी विरोध कर रहे थे, और आखिरकार सीनेट में चर्चा के लिए वो बिल को मंजूर कर लिया गया है। अब सीनेट में चर्चा होगी, सीनेट में चर्चा होने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, और फाइनली ट्रंप की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। ट्रंप ने इसको बड़ी जीत बताया है, और मस्क ने कहा है कि काफी विध्वंसकारी है। एफआईज का सपोर्ट बाजार के लिए लौट आए हैं, हालांकि दूसरे दिन क्वांटम छोटा रहा है, और लेकिन जो लॉन्ग होल्डिंग है उसमें हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है, तो वहां से संकेत अच्छे हैं। क्रूड की बात करें, 1% फिसलकर $67 के आसपास है। सप्लाई को लेकर चिंताएं जब घटी हैं तो क्रूड का भाव भी नीचे है, और पिछले हफ्ते जो गिरावट रही है क्रूड में, वो रही है 12% की, 3 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट हमने कच्चे तेल में देखी है। आखिर में जेबी केमिकल में कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदेगी टोरेंट फार्मा, करीब 25,500 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील है। किसको कितना फायदा होगा, कैसे वैल्यूएशंस पर डील हुई है, इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये 4 बड़े अहम संकेत हैं आज के सत्र के लिए। लेकिन ग्लोबली क्या कुछ हुआ है, ओवर द वीकेंड क्या खबरें आई हैं, सुबह आज माहौल कैसा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, जरा मानसी से समझ लेते हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है कि आज मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ और वेलकम भी कर रहा हूँ। अभिषेक दिख रहे हैं इन पर्सन, तो और एक एनर्जी आ गया है। बिल्कुल, स्टूडियो में एनर्जी आ गई है अभिषेक। हाँ, नहीं स्टूडियो थोड़ा भरा भरा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हम बिजनेस चैनल के लोग हैं, तो फिर ऑप्टिमम की बात करते हैं। तो वहां से बताइए कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं? लग तो सब ठीक ही रहा है, थोड़ा सा ना मुझे ट्रेड वाले मसले को लेकर लग रहा है कि नहीं ट्रम्प कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ ना कर दें। 2-3 चीजें हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो आड़ा टेढ़ा करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाँ, ग्लोबल बाजार से संकेत तो अभिषेक गुड मॉर्निंग काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। और इस वक्त ऑन दी फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे 20 अंकों की मजबूती पर गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन नजर आ रहा है, लेकिन बिग ब्यूटीफुल बिल डोनाल्ड ट्रंप का जो है, जिसकी आप अभी बात भी कर रहे थे, ये बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पास होता हुआ दिखा है। काफी आलोचनाएं जरूर थी, लेकिन आलोचनाओं के बीच ये बिल जरूर पास होता हुआ नजर आया, तो इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विदेशी बाजार के सेटअप की अगर बात करें, 4 जुलाई की डेडलाइन से पहले ये बिल का पास होना, और साथ साथ ट्रंप प्रशासन जो है 9 जुलाई की टैरिफ बढ़ोतरी की डेडलाइन बढ़ा सकता है, ये कैरोलिन लिविट की तरफ से। तो 9 जुलाई इनफैक्ट ये महीने पे इस इंपॉर्टेंट चीज़ पर भी नजर रहेगी, रेसिप्रोकल टैरिफ जो 2 अप्रैल से सिलसिला चला था, ये डेडलाइन खत्म होने की बात हो रही है। 9 जुलाई को इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन इससे ठीक पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये भी आ रहा है कि इस अनाउंसमेंट को लेकर कुछ भी चेंजेस अगर हमें करने हैं, इस डेडलाइन को और आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हम सोचेंगे और हमारे मन के हिसाब से हम करेंगे, तो कुछ चेंजेस वहाँ पर आ सकते हैं। दुनिया भर में इंपोर्ट्स को लेकर, यूएस में इंपोर्ट्स को लेकर जो टैरिफ का सिलसिला, टैरिफ लगाने की बात है, इस बात को लेकर इंपॉर्टेंट टेक अवेज। इसके अलावा 2 रिपब्लिकन सेनेटरी ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था, जो प्रस्ताव बिग ब्यूटीफुल बिल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पारित होता हुआ तो नजर आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीनेट से पास होने पर फाइनल वोटिंग के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल आएगा, और इसके बाद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के लिए जाएगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है 4 जुलाई तक पूरी करने की कोशिश है, कह सकते हैं ट्रंप की व्हाइट हाउस की तरफ से। ट्रंप पर फिर से इलॉन मस्क भड़के हैं। ये बिल वैसे भी इस बिल को के अगेंस्ट थे इलॉन मस्क, और काफ़ी सारी बातचीतों पिछले दिनों हमने इनफैक्ट देखा भी था, ट्वीट पर, ट्रूथ सोशल पर वार पलटवार का सिलसिला, और उसके ठीक बाद टेस्ला के बिजनेसेस में, टेस्ला के स्टॉक प्राइस में भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखना, लगातार इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच जो दोस्ती आ रही थी उसका खत्म होना, और फिर से अब इलॉन मस्क की तरफ से एक कह सकते हैं स्टेटमेंट आता हुआ कि ट्रंप का ये जो बिल है अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा, हमारे देश को बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान पहुंचाएगा, और ये पूरी तरह से पागलपन भरा विनाशकारी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को अगेंस्ट करते हुए इलॉन मस्क और उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हुई।
टैरिफ और ट्रेड को लेकर भी अपडेट्स हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता को रद्द किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता हुआ अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने के बाद ये फैसला आता हुआ देखने को मिला है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है। हार्वर्ड ल्यूटनिक की तरफ से बयान 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच ट्रेड डील जल्द होने की संभावना है। क्विकली आपको बता देते हैं यूएस मार्केट्स फ्राइडे सेशन में कैसे नजर आए। बहुत अच्छे नजर आए, काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। लगातार दूसरे सत्र में डाउ में तेजी नजर आई। नैस्डैक 5वें सत्र में तेज था। उच्चतम स्तर पर नए शिखर पर मार्केट्स देखने को मिले। यूएस के S&P 500 इंडेक्स में भी अच्छी खासी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोजिंग देखने को मिली है। वहां से सेंटिमेंट्स अच्छे हैं। अप्रैल के निचले स्तर से S&P इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 27% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। एशियाई बाजार दिस मॉर्निंग अच्छे खासे संकेत। निक्केई में 5 दिनों की तेजी, 5वें दिन लगातार तेजी। फिलहाल 600 अंकों की मजबूती देखेंगे। साउथ कोरिया के बाजार में उतार चढ़ाव है, हल्की बढ़त पर कामकाज जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से ठीक ठाक संकेत 25,770 के स्तर तो हम देख रहे हैं। और अन्य संकेतों की अगर बात की जाए, कच्चे तेल में 3 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट $67 बैरल के आसपास। घरेलू बाजार में भी ट्रेंड कुछ ऐसा ही नजर आएगा। एनर्जी पैक में फर्दर डाउनसाइड विजिबल नजर आती है हमारे एक्सपर्ट्स को। अमेरिका चीन ट्रेड तनाव घटने से सोना भी फिसला है। सेफ हेवन सुरक्षित निवेश का जो मोमेंटम था वो छटता हुआ नजर आया। तो ये सारे के सारे ग्लोबल फ्रंट पर सेटअप, और इस वक्त ऑन द फेस ऑफ इट विदेशी बाजार से, यूएस से, एशिया से भारतीय बाजार के लिए संकेत पॉजिटिव हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारी चीजें हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल का पास होना, लेकिन 4 जुलाई से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी होती या नहीं, इस पर नजर रहेगी। ट्रंप प्रशासन 9 जुलाई को ही टैरिफ बढ़ोतरी की डेडलाइन को बढ़ाएगा या नहीं, इस पर नजर रहेगी। और एक और चीज थी अभिषेक, जो पिछले हफ्ते आई थी, जेरोम पॉवेल के उत्तराधिकारी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर ये हो जाता है तो ये अपने आप में यूएस फेड की हिस्ट्री में एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि 11 महीने अब भी बचे हैं जेरोम पॉवेल की टर्म में। तो अनदर थिंग लगता नहीं वो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, कुछ करना होता तो शायद कर चुके होते। और मुझे लगता नहीं, मतलब स्कॉट बेसेंट का भी उसमें नाम चल रहा था कि शायद उनको बना दिया जाए वहाँ का फेड चीफ। लेकिन अब देखते हैं, ट्रंप मतलब प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, मतलब कुछ भी कह पाना। जी बिल्कुल। और अभिषेक क्या है कि हमेशा लड़ाई रहती है कि रेट कट और ज्यादा हो, और ट्रंप हमेशा ही एग्रेसिव रहते हैं। तो ट्रंप तो ये कह रहे नहीं, हमें 2 परसेंटेज पॉइंट के रेट कट चाहिए। जेरोम पॉवेल कह रहे हैं कि हम पहले एसेस करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन है। थोड़ी नरमी के संकेत दिए हैं वैसे पॉवेल ने, हल्की सी उसके स्टांस में थोड़ी सी नरमी आई है। और शायद एक्सपेक्टेड है कि इस साल में 0.6% यानी कि 60 बेसिस पॉइंट की रेट कट आ भी जाए, सितंबर में शायद पहला कट आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अगर वो नहीं आया तो फिर शायद ट्रंप कुछ करेंगे। अदरवाइज वो ये उनके कहते हैं ना कि घुड़की धमकी दे रहे हैं, घुड़की और धमकी जो है वो जारी रहेगी, और प्रेशर बनाने का काम करते रहेंगे। लेकिन लगातार इस बात पर अड़े तो हैं डोनाल्ड ट्रंप की जेरोम पॉवेल जो है इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, रेट में कटौती नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि ट्रंप प्रशासन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वहां की इकोनॉमी, यूएस फेड और इलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उसको खारिज करते हैं, उसे अपोज करते हैं। तो इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। वहाँ से काफ़ी कुछ है, लेकिन विदेशी बाजार के संकेत तो ठीक ठाक। अब भारतीय बाजार की भी बात करेंगे, और इनफैक्ट शरद, भारतीय बाजार की बात करने से पहले आपसे बात करेंगे। आपका वेकेशन कैसा रहा कोलकाता में? बिल्कुल, कैलकाटा गया था, और वहाँ पे ऑफ कोर्स टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन बॉम्बे जैसा पानी नहीं बरस रहा था। बट नेवरदलेस अच्छा लगा, बहुत दिन बाद घर वालों से मिला था, काम था तो कुछ, तो क्या ठीक है शरद, हम तो संदेश की मांग कर रहे थे आपसे। संदेश जी बिल्कुल। संदेश का एक सीजन होता है, गुड़, नोलन गुड़ कहते हैं उसको, वो विंटर में आता है। वो जो है विंटर में आप खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो जून जुलाई चल रहा है, कोई तो बात नहीं, मासी 4 महीने वेट कर लेंगे, 4 महीने बाद तो विंटर आ ही जाएगा फिर से एक बार। हाँ, संदेश अगर शरद को नहीं भेजेंगे, संदेश मंगवा लेंगे शरद से। मैं लेकिन बंगाल का ही संदेश लीजिएगा, यहाँ पे भी अच्छा बनता है, लेकिन बंगाल का आता है 2 या 3 दिन का लाइफ रहता है। मंगवाएंगे। लेकिन आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है संदेश का? सिर्फ संदेश एक नॉर्मल नहीं होता है, चॉकलेट होता है, सॉफ्ट, जो आपको मन। आप जो भी संदेश हमारे लिए लेकर आएंगे हमें जो पसंद है। ऑथेंटिक, जो ओरिजिनल जो संदेश होता है, जिसमें सफेद गुड़ कलर लगा वाला। रहा है। हाँ, गुड़ वाला हो तो और अच्छा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन चलिए क्विकली आगे बढ़ेंगे, और संदेश की मीठी बात के साथ साथ भारतीय बाजार के तेवर को भी देखते हैं। शुक्रवार का सेशन जबरदस्त,
पिछला महीना जबरदस्त, एफआईएस की खरीदारी वापस लौट आई है। डीआईएस थोड़ी सी बिकवाली कर रहे हैं लेकिन वो वापस आ जाएंगे, काफी सपोर्ट करते हैं मार्केट्स को। एफआईएस डीआईएस के डेटा पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। शुक्रवार के सेशन में एफआईएस की तरफ से खरीदारी, अच्छी खासी खरीदारी, और सेकेंड सेशन इनफैक्ट 26 जून को 12,500 करोड़ के ऊपर की खरीदारी थी। 27 जून को करीब 1397 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े। डीआईएस के डेटा पॉइंट्स भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक, अभिषेक इस वक्त अगर देखें डीआईएस सपोर्ट तो कर ही रहे थे, और इस बिकवाली से भी, डीआईएस की बिकवाली से तो घबराने की बात नहीं है, शायद एक ब्रीदर ही लिया है, लेकिन एफआईएस की वापसी हुई है विच लुक्स गुड। हाँ, मानसी एफआईएस की वापसी हुई है और बढ़िया वापसी हुई है। कहाँ हम 20% 22% की लॉन्ग होल्डिंग देखते थे, वो लॉन्ग होल्डिंग बढ़ के हो गई 38.5% पर। तो अच्छी बाइंग एफआईएस को ही है। और लॉन्ग शॉर्ट की बात करें तो 61.5%, हालांकि अभी भी शॉर्ट है, तो गुंजाइश यहाँ से भी है। देखते हैं एफआईएस की चाल किस तरह की रहती है। और जून में हमने देखा था कि एफआईएस लग रहा था कि शायद नेट नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन अभी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेट बाइंग है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने से नेट क्वांटम थोड़ा छोटा जरूर दिखेगा, लेकिन एफआईएस की तरफ से इंटेंट दिख रहा है। और एफआईएस के इंटेंट देखने की ढेर सारी वजहें भी हैं। मतलब अपने मैक्रोज हम लगातार ऐसी चर्चा कर रहे थे कि अपने मैक्रोज को लेकर कोई दिक्कत है नहीं। आपके यहाँ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, आपके यहाँ बढ़ता कैपेक्स है, सरकार भी अब खर्च कर रही है। बाकी महंगाई दर की बात कर लें या फिर अन्य आंकड़ों की बात करें तो वो भी अच्छे हैं। जीडीपी वगैरह के भी आंकड़े अच्छे आपके आए हैं। तो सारी चीज़ें ठीक है। उम्मीद करके चलेंगे कि एफआईज यहाँ से बाइंग करते रहेंगे और बाजार को सपोर्ट देने का काम करेंगे। हालांकि अब अगला महीना जो है, आज तो 30 जून हो जाएगा, अगले महीने की बस शुरुआत होने वाली है, तो ट्रिगर्स ढेर सारे आ जाएंगे। आप 6 महीने इस साल के बीत गए, अब अगले 6 महीने की हम प्लानिंग भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे और देखेंगे कि ट्रिगर्स कई सारे आएंगे। पहले तो ऑटो नंबर्स आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा जून तिमाही के, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन जो खत्म हो रही है, फिर वो चीज़ होगी। अब देखते हैं कि अमेरिका और यूएस के बीच में किस तरह के नेगोशिएशंस होते हैं और किस तरह की सहमति बनती है। उम्मीद करेंगे कि चीज़ें तो अच्छे नोट पर सुलझा ली जाएंगी, लेकिन जब तक कुछ हो नहीं जाता है शायद तब तक हम कुछ पुख्ता तौर पर कह पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये ट्रिगर बनेंगे और अच्छा ट्रिगर आया है आईएमडी की तरफ से, यानी कि देश के मौसम विभाग की तरफ से। उन्होंने कहा है कि समय से पहले ही पूरे के पूरे देश में मानसून पहुंच गया है और करीब 9 दिन पहले पूरे देश में बारिश हो रही है, मानसून पहुंच गया है। तो एक बढ़िया संकेत है मानसून के फ्रंट पर भी। तो एफआईएस की दूसरे दिन थोड़ा क्वांटम छोटा जरूर रहा है, लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि बाइंग जारी रहेगी। अगर हम नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो वो करीब 33,000 के आसपास आ गई। कहाँ हम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे शॉर्ट वाले, वो घट के 30,000 35,000 के बीच में आ गई है। डीआईएस का भी सपोर्ट बाजार के लिए कायम है। हालांकि लॉन्ग होल्डिंग है वो 61% के आसपास है और शॉर्ट जो है उनका 39% के आसपास का है। लेकिन एफआईएस ने, डीआईएस ने भी सपोर्ट अच्छा किया है, घरेलू फंड्स ने भी पैसे अपने डिप्लॉय किए हैं। तो उम्मीद करके चलेंगे शरद की ये जो बाइंग है ना एफआईएस की तरफ से, ये जारी रहेगी और बाजार को यहाँ से और सपोर्ट आप मिलने की उम्मीद करके चल सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, डीआई की सपोर्ट तो रही है। जो बड़ा सेलिंग हुआ था, अगर मंथली बेसिस पे देखें तो बहुत एक अच्छा इन्फ्लोज देखने मिला है। और देखा जाए तो लगभग 6 से 7% कैश लेवल्स पे अभी भी बेच हैं टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स। तो अभी कहाँ डिप्लॉय करते हैं उस पर भी नज़र होगी। लेकिन अभिषेक, निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, क्योंकि लग रहा है कि दोनों में एक लॉन्ग बिल्डअप का सेटअप आ रहा है। शरद, तेजी जारी रहेगी, यही संकेत मिल रहे हैं। देखिए ग्लोबली संकेत आपके लिए अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पीछे छूट गए हैं। रही बात ये ट्रेड टॉक्स की, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटका तो जरूर दिया है कि उन्होंने कनाडा के साथ ट्रेड टॉक्स खत्म ही कर लिए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ टैक्स वगैरह लगाए हैं इनके टेक्नोलॉजी कंपनीज पर। तो देखते हैं कि आगे स्टैंड क्या होते हैं। लेकिन ये जो वर्स्ट है वो देखिए पीछे छूट गया, वो एकदम साफ तौर पर दिख रहा है। और वहाँ के जो भी इंडेक्स हैं, S&P 500, नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाइस पर चला गया है। निफ्टी की बात करें तो कितनी 600 पॉइंट के आसपास की दूरी रह गई है। पिछले हफ्ते मैंने करीब 0.25% की तेजी रही, 750 पॉइंट निफ्टी चढ़ा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो डबल 1550 पॉइंट निफ्टी बैंक में हमने तेजी देखी है। तो माहौल अच्छा है और अब उम्मीद करके चलेंगे कि जो एफआईएस ने जो शॉर्ट कवरिंग करके जो सहारा दिया है बाजार के लिए, वो यहाँ से जारी रहेगी। अब चूंकि पिछले हफ्ते तेजी बड़ी जोर से हो चुकी है, मतलब एक हफ्ते में 0.3% की तेजी, तो शायद अब ट्रिगर आने हैं हफ्ते भर के अंदर। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ना कंसोलिडेशन में बाजार जाए, तेजी उस रफ्तार की ना हो, लेकिन ये जरूर है कि ये शॉर्ट करने का बाजार नहीं है। अभी शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करके पैसे नहीं बनेंगे, शॉर्ट करके आप फंस सकते हैं। इस बात की पूरी
आशंका है। और निफ्टी का जो सपोर्ट है वो यहाँ से शिफ्ट होकर आ गया है 25,500 पर। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 25,850 का, उसको वो पार हुआ तो फिर 26,000 के आसपास थोड़ा सा वक्त बिताता हुआ आपको दिख सकता है। तो पूरी तरह से बाजार में कन्विक्शन है तेजी का, कोई यहां से मेजर हर्डल नहीं है, रोड ब्लॉक्स नहीं है। हो ये सकता है कि मतलब एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है कि जब तक क्लैरिटी ना आ जाए, ये ट्रिगर जब तक आ ना जाए सामने, तो इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स में ट्रेड करने के अच्छे मौके मिलेंगे। ऑटो नंबर्स आएंगे, वो आपको अच्छे मौके देंगे, फिर रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, वहां से अच्छे मौके मिलेंगे। तो फोकस थोड़ा सा ना इंडेक्स की बजाय स्टॉक्स पर कर लेना बेहतर रहेगा। निफ्टी के लिए मान लीजिए अगर आप किसी को इंडेक्स में बाइंग करनी है, मान लीजिए फ्रेश बाइंग करनी है, तो बड़ी तेजी तो हो गई है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि 25,400 से 25,500 के रेंज में अगर निफ्टी अगर मिलता है तो एक बाइंग के लिए एक बढ़िया जोन होगा। स्ट्रक्चर मजबूत है शरद, कोई दो राय नहीं है। और शॉर्ट करके अगर कोई करता है तो उसके लिए फंसने का जोखिम रहेगा। तो स्टॉप लॉस बढ़ा के 25,500 का कर लीजिए और यहां से तैयारी कर लीजिए 25,850 की। उसके बाद 26,000 के लेवल की। रिकॉर्ड हाइज बहुत दूर है नहीं, मुझे लगता है कि नतीजों की सीजन से पहले आप नया हाई निफ्टी में देख भी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फोमो के शिकार हैं, जो बाजार में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। थोड़ा सा उन्होंने मतलब मौके तो गंवाए हैं, लेकिन यहां से भी मौके बाजार में बनते रहेंगे, बाजार तेजी दिखाता रहेगा। मतलब ऐसे कन्विक्शन आ रहे हैं, चार्ट भी संकेत दे रहा है, आपके डोमेस्टिक ट्रिगर भी, और ग्लोबली भी जो संकेत है बाजार के लिए वो कंस्ट्रक्टिव ही फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शरद, कंस्ट्रक्टिव संकेत है और बाजार की तेजी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मार्केट के कुछ ग्राफिक्स जून महीने को लेकर, कैसा रहा जून महीना, वहां पे रिटर्न्स कैसे थे, जुलाई से क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे चलाते रहेंगे ताकि हमारे एक्सपर्ट्स को पता चले कि जून महीने में कितना मोमेंटम देखने को मिला था मार्केट में। और बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स ने रिटर्न्स ही दिए और सारे पॉजिटिव रिटर्न्स जून महीने के दौरान देखने को मिले हैं। जैसे कि निफ्टी पर हम बता रहे हैं 25,750 से 25,800 के पड़ाव पर पार कर लेगा तो 26,000 के दर्शन हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद यही होगी कि अब जिस तरह से बाजार में तेजी का मोमेंटम है 26,000 निफ्टी पर दिख जाएं। लेकिन बैंक निफ्टी की तस्वीर अगर आप देखें, बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा। इनफैक्ट कई सेशंस में तो हमने अभिषेक देखा बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म भी कर रहा था। 58,000 के नेक्स्ट लेवल्स हैं जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो होपफुल रहेंगे ही, वॉच आउट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मानसी, देखिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना 58,000 पर ही, उसके पहले कुछ दिख नहीं रहा है। और 1,500 पॉइंट्स की हमने पिछले हफ्ते तेजी देखी है। और निफ्टी बैंक मजबूत वैसे भी था, पहले भी हम देख रहे थे कि निफ्टी बैंक मजबूत था और मजबूत अभी बना हुआ है। एक बढ़िया गियर शिफ्ट हुई है पिछले हफ्ते और धड़ाधड़ मतलब रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। 57,475 की हमने रिकॉर्ड बनते हुए देखे। तो उम्मीद करके चलेंगे कि निफ्टी बैंक में भी तेजी जारी रहेगी। यहाँ से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ज़्यादा नीचे नहीं है, मतलब 57,000 पर उसका सपोर्ट अब शिफ्ट होकर आ गया है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,000 रेजिस्टेंस है। अब ये 1000 पॉइंट्स की रेंज है। उम्मीद करके चलेंगे कि आपके लिए 58,000 पहले आएगा। तेजी का मोमेंटम यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद है। तो निफ्टी बैंक के लिए भी सलाह यह है कि गिरावट जो भी आती है तो आप वहाँ पर बाइंग करें, आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी चला हुआ इंडेक्स से। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ है और आपके लिए बाइंग के मौके बनते रहेंगे। देखिए HDFC बैंक ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है, ICICI बैंक ने बढ़िया सपोर्ट दिया है, SBI थोड़ा सा लगाड़ रहा है, मे बी SBI की तरफ से भी थोड़ी बाइंग आए। और HDFC बैंक 2,000 रुपये के ऊपर तो निकला। हमने देखा कि उनकी IPO की सब्सिडरी का IPO आने की जो खबर थी उसने सपोर्ट देने का काम किया। तो स्ट्रेंथ वहां पर भी है। मे बी अब इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेशन का फेज यहां पर भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, कोई रिट्रेसमेंट ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोई मेजर कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं आएगी। प्रॉफिट टेकिंग अगर आती भी है थोड़ा बहुत अगर नीचे मिले, अगर 57,000 के आसपास अगर निफ्टी बैंक मिलता है तो बाइंग के मौके मिलेंगे। देखिए हमने शुक्रवार के सत्र में देखा था कि शुरुआत में ऐसा लगा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन बाजार जो ही थोड़ा सा नीचे आया लोगों ने फिर जम के बाइंग की। तो ये ट्रेंड बाजार में कंटिन्यूड रहने की उम्मीद है। और बाई ऑन डिप्स चाहे निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो, रणनीति यही रहने वाली है। बाजार का स्ट्रक्चर मजबूत है, शॉर्ट करना नहीं है, शॉर्ट करके फंसने का जोखिम रहेगा। और अब बेहतर यह होगा कि इंडेक्स के मुकाबले स्टॉक्स में आप मौके देखिए, जहां पर खबरें आ रही हैं, जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर आ रहे हैं। इंडेक्स में भी तेजी जारी रहेगी, लेकिन जो तेजी हमने पिछले हफ्ते देखी है उतनी बड़ी तेजी की आप उम्मीद करके ना चलिए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की उम्मीद ऊपरी स्तर पर की जा सकती है, लेकिन अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो नए लोगों के लिए एंट्री करने का अच्छा मौका होगा, निफ्टी हो या निफ्टी बैंक दोनों में। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मौके भरपूर है। नए महीने की शुरुआत से ठीक पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन
काफ़ी अच्छा था और इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन चलिए हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल को एक एक कर जोड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त बाजार खुलने से पहले उनकी रणनीति क्या है। सोमिल मेहता मिरे असेट शेर खान से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमिल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नए महीने की शुरुआत कल हम करेंगे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र आज है और फ्राइडे सेशन में धुआंधार तेजी। इनफैक्ट पिछला पूरा महीना काफी एक्शन पैक, जून के महीने की अगर बात करें, कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप दिस मॉर्निंग? Good morning to everyone. Thank you for inviting me on the show. बिल्कुल पॉजिटिव है। मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है इस समय। स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स, कुछ जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जैसे हमने देखा लास्ट 1-2 महीने में जो पूरी रेंज बनी थी 25,000 और 24,500 की, वो पूरी रेंज ऊपर की तरफ टूटी है और ये ब्रेकआउट जो है वो विद वॉल्यूम्स हैं और बहुत अच्छे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो डेफिनेटली ये रैली बहुत ही स्ट्रांग लग रही है और यहाँ से बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट फॉर निफ्टी के लिए, टारगेट के हिसाब से वो है 25,900 और 26,200 बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो मैं समझता हूँ कि ऑल टाइम हाई नेक्स्ट 2-3 हफ्तों में निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है तो टारगेट्स भी मीडियम टर्म में बहुत ऊपर हैं। इस समय 25,900 के टारगेट्स लेके चले निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। एवरी टाइम ये नीचे डिप करता है तो 20 डेली मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके वहां पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रुक करता है। तो नेक्स्ट टारगेट जो हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं वो है 57,900 इन द वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में 58,500 के ऊपर भी डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई एज वेल, ये सारे ही स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, तो सौमित का भी यही मानना है कि बाय ऑन डिक्लाइंस की ही रणनीति होनी चाहिए। बाजार अगर नीचे आए तो वहां पर आप खरीदारी कीजिए, स्ट्रक्चर मजबूत है। और जो निफ्टी के लिए जो अगले टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 25,900 पर। हमने जो कमोबेश वही लेवल्स हैं जो हमने आपको सुझाए और थोड़े और आगे बढ़ के सौमिल ये कह रहे हैं कि 26,200 के भी टारगेट अचीव हो सकते हैं निफ्टी में। और निफ्टी बैंक के लिए जो टारगेट होंगे 57,900 के होंगे, तो यहाँ पर भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है और आप गिरावट पर खरीदारी करेंगे तो आपके पैसे बाजार में बनेंगे। ठीक है सौमिल जी, गुड मॉर्निंग। फिर ये बता दीजिए कि अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच लेना है बाजार में तो आपके हिसाब से मौके कहां पर होंगे आज के सत्र में? जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्टर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खास करके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और पावर ऑलरेडी ब्रेकआउट थोड़ा बहुत दिखा चुका है। लेकिन मैं फाइनेंशियल्स के साथ जाना चाहूंगा और वो भी लार्ज कैप के साथ। पहला स्टॉक होगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में एक कंसोलिडेशन पूरा है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स में ऑलरेडी बाय सिग्नल है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 1990 और ऊपर में टारगेट्स 2250 के रखेंगे बजाज फिनसर्व में। दूसरा स्टॉक होगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी सिमिलर सिचुएशन है। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऊपर की तरफ टूटेगा। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है तो यहाँ पर 2160 का स्टॉप लॉस और टारगेट 2320। इम्पॉर्टेंट जो है स्टॉक कॉल्स खासकर कि बजाज फिनसर्व को लेके जो है इस पे जो ज़रूर नज़र रखेंगे। लेकिन चलिए एफएनओ में क्या एक्शन हो रहा है वो हम जानते हैं पुलकित से। गुड मॉर्निंग पुलकित। ऑफ कोर्स बहुत एक्शन पॉजिटिव के साइड ट्रेंड कर रहा है। आप जो डेटा ट्रैक कर रहे थे, विक्स भी जो है कंफर्टेबल लेवल्स पे लग रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल्स पे किस तरह मार्केट ट्रेंड करेगा निफ्टी बैंक के, वो बताएं। और ऑफ कोर्स हमने देखा जुलाई का भी डेटा सीजनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और हमने निफ्टी बैंक की तो बात कर ली। इसका मतलब बचा क्या? मिड कैप, स्मॉल कैप। क्या ये अच्छा रहेगा कि नहीं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज आप बताएं एफएनओ सेगमेंट में क्या है एक्शन? जी शरद जी, गुड मॉर्निंग। तो अगर हम एफएनओ सेगमेंट के डेटा से चालू करें तो जो इंडिया विक्स जैसे कि आप बता रहे थे, करंट लेवल 12.39 है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रीवियस डे करीब 12.59 था, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अंतर नहीं है।
पीसीआर की अगर बात करें पुट कॉल रेशो की, तो जो निफ्टी है वो 1.18 पे है, कोई ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी 1.08 है, कंफर्टेबल है। इंडेक्स फ्यूचर्स में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो 0.42% का जो इंक्रीज हुआ है वो और ट्रेंड को वो बना के गया है लॉन्ग बिल्डअप का, तो ये पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस की बात करें अगर हम निफ्टी में, तो निफ्टी की कॉल जो 25,600 की है और निफ्टी की पुट वो भी जो 25,600 की है, दोनों के दोनों मोस्ट एक्टिव थे। ट्रेंड कॉल बाइंग का देखा गया और पुट तरफ पुट राइटिंग का देखा गया, मतलब अगेन इट इज अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव साइन। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो पुट में वो 25,500 के ऊपर है और कॉल में 26,000 के ऊपर है। अगर वहीं हम बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 9.26% का इंक्रीज हुआ है और जो ट्रेंड है यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप है। हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में 56,000 के ऊपर है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत जल्द हम ये डेटा में बदलाव देख सकते हैं कि ये 56,000 से 57,000 की तरफ किसी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो जाए। लॉन्ग पोजीशंस की बात कर लेते हैं तो 38.43% एफआई की है। डीआई की लॉन्ग पोजीशन की बात की जाए तो 61.28%, और वहीं अगर रिटेल की पोजीशन की बात करें तो 52.91% है। तो शरद जी, ये था कुछ एफ&ओ से रिलेटेड डेटा कि किस तरह की पोजीशन है। बाकी हम दोपहर में जिस तरह से डेटा चेंज होगा वो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी बिल्कुल, एफ&ओ के इम्पोर्टेंट कॉल्स पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे पुलकित के। लेकिन चलिए, हमारे साथ अब तपन दोषी ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग तपन जी। ऑफ कोर्स एक अच्छी मोमेंटम जो है हमने देख लिया था निफ्टी बैंक में भी, और ऑफ कोर्स देखा जाए तो सारे ग्लोबल मैक्रोज मोस्टली जो है पॉजिटिव साइड में, गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहे कि एक पॉजिटिव ओपनिंग आएगी। लेकिन तपन जी, ब्रॉडर इंडेसेस में भी बात करें तो यहाँ पे भी मोमेंटम आ रहा है और कहाँ कहाँ जो है रैलीज जो है देखने मिल रही है। आपको यहाँ पे जो है ब्रॉडर इंडेसेस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तपन जी, और कोई अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी मूव है तो वो भी बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शरद जी एंड वेलकम बैक। एंड सही में आज पूरा आपका स्टूडियो बड़ा बड़ा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद तीनों एक साथ में देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप इंडेक्स की बात करें, मार्केट की बात करें, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। और यहाँ से लग रहा है कि जिस तरह से है, जिस तरह से ग्लोबल फ्लूज, तो तेज़ी तो लगी रही है। नेक्स्ट वीक से अपना रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा तो देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट कैसा आता है। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट सीजन अच्छा रहा तो जुलाई में शायद हम लोग ऑल टाइम हाई देख ले। लेकिन काफ़ी मूवमेंट है और काफ़ी सारे सेक्टर में, जैसे आप बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट सेगमेंट थोड़ा धीरे धीरे अगर नीचे आता है तो वहाँ भी देख सकते हैं, डिफेंस में देख सकते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देख सकते हैं। ये कुछ सेक्टर है। ऑटोमोबाइल्स इतना चला नहीं है तो आई थिंक ये मानसून सीजन अच्छा रहेगा, तो 2 व्हीलर स्पेस, 4 व्हीलर स्पेस में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। इवन फार्मा सेक्टर, जहां अभी ट्रम्प साहब बहुत नर्म है, तो वहां भी मुझे कुछ लग रहा है कि वहां आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर में भी काफ़ी टाइम पे से ये जो अनिश्चितता थी उसके वजह से बड़े नहीं थे। उसमें एक आध मैं स्टॉक ऑफ कोर्स यहाँ बताना चाहूँगा, वो है सिप्ला। सिप्ला आप नज़र में रखिए, बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप देखो ना तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा 30% से बढ़ा है, और इवन उनका सिग्निफिकेंट ग्रोथ साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट 34% से, और इमर्जिंग मार्केट में 27% से। गोवा फैसिलिटी के जो एफडीए इश्यूज थे वो काफ़ी अभी रिजॉल्व हो चुके हैं, और उनका जो मार्जिन है अगर आप बात करें तो 23.5% से अभी वो बढ़ के वो आसपास घूम रहा है, लेकिन वो बढ़ के 24.5 होगा, जो बहुत अच्छा मार्जिन है। वो लोग अगर यूएस में भी क्वार्टरली सेल्स अभी हाईएस्ट है, तो मुझे ये जो बैकड्रॉप लग रहा है, ट्रम्प अभी काफी नर्म है, तो मुझे फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर लग रहा है कि जहां अभी थोड़ा मूवमेंट वापस आ सकता है, खासकर सीडीएमओ एंड प्लस ये सब फार्मा कंपनी। उसमें सिप्ला मुझे अच्छी पाइपलाइन लग रही है, जैसे एब्रेजेन और पेपेटाइड्स अच्छे प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आप सिप्ला अच्छा मूवमेंट मुझे लग रहा है, आप कर सकते हो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, सिप्ला अच्छा लग रहा है और सिप्ला में आप लंबी अवधि की रणनीति बना के आप खरीदारी कर सकते हैं। और हमने देखा कि फार्मा शेयरों में हाल फिलहाल लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटी हुई है। ठीक है, आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे स्टॉक्स पर, अपने एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि उनकी नज़र कहाँ पर है। लेकिन पहले जरा ये जान लेते हैं कि आज नए हफ्ते के पहले दिन, महीने के आखिरी दिन, खबरें कौन सी हैं। स्टॉक्स न्यूज़ की पूरी लिस्ट लेकर शरद ने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, थोड़ी छुट्टी से आए, एनर्जी संचित करके। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आज कितने शेयर्स हैं? अभिषेक आज 10 हैं,
हाँ। एंड ऑफ कोर्स 9 के नवरत्न में भी कुछ शेयर्स आने वाले हैं, लेकिन कुछ बढ़िया। एक दो स्पेसिफिक शेयर्स है जो मैं आपको बताऊंगा उसी सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहला स्टॉक रहेगा टोरेंट फार्मा। यहाँ पे बात करें तो जेबी केमिकल के साथ जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिया एक्विजिशन, केकेआर से जो इनकी कंट्रोलिंग स्टेक लेने वाले हैं। इसके आंकड़े की बात करें तो लगभग 25,700 करोड़ रुपए के, और ऑफ कोर्स इसकी डिटेल एनालिसिस जो है सृष्टि लेके आएंगी। बीएचईएल की बात करें तो अदानी पावर के साथ 6,500 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर जो है इन्होंने लिया है। 800 मेगावाट्स का ये 6 थर्मल पावर यूनिट्स लगाए गए हैं। टीटागढ़ रेल की बात करें तो इनका और इनका एक इटालियन आर्म है, दोनों मिलके एक कंसोर्शियम से लगभग 430 करोड़ का ऑर्डर जो है महाराष्ट्र रेलवे से इन्हें मिला है मेट्रो सेगमेंट के लिए। वही औरबिंदो फार्मा की बात करें तो काकीनाडा प्लांट जो आंध्र प्रदेश में, अब वे वापस से पेंसिलिन की जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो पेंसिलिन प्रोडक्शन है इसकी अप्रूवल आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आ गया है। वही अगर हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है ग्रैनुअल्स इंडिया में जो यूएसए प्लांट है इनकी, वहाँ पे उनको एक आपत्ति जारी की गई है फॉर्म 483 द्वारा यूएस एफडीए के। हिंदुस्तान कॉपर आईओसी के साथ जो है करार कर रहे हैं, खास करके क्रिटिकल मिनरल्स को लेके स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। एक टाइप से आप कह सकते हैं वोल्टस और बाकी सारे एसी स्टॉक्स के लिए एक रिलीफ है। सरकार ने जो कहा था कि 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान का सेटिंग है उसको अभी तक टाला गया है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स जो है एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म से उस पे नजर रहने वाली है, लेकिन अभी के लिए एक रिलीफ है, तो एक मोमेंटम पॉजिटिव आ सकती है। कर्नाटक बैंक शायद आज एक्सीडेंट ऑफ द डे भी हो सकता है। इसके जो सीईओ है श्री कृष्ण शर्मा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ईडी के शिखर के जो राव हैं वो भी छोड़ सकते हैं। ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ इस कंपनी के लिए, और बैंक ने जो है आप कह सकते हैं कि अप्रूवल भी ले लिया है और इस रेजिग्नेशन को जो है कंप्लीट कर दिया है। मई के टेलीकॉम के आंकड़े आए थे, यहाँ पे ऑफ कोर्स भारती एयरटेल और जियो दोनों में एडिशन हुए सब्सक्राइबर्स में। वही अगर हम दूसरे साइड बात करें तो एमटीएन और वोडाफोन में जो है सब्सक्रिप्शन नंबर्स जो है उसमें गिरावट देखने मिली है। रिलायंस जियो में लगभग 27 लाख नए ग्राहक जुड़े गए हैं। वही भारतीय एयरटेल में लगभग 3 लाख नए ग्राहक आए, लेकिन वोडाफोन आइडिया यहाँ पे लगभग 3 लाख ग्राहक जो है उन्होंने गंवाए हैं। और आखिर में रियल एस्टेट स्पेस से प्रेस्टीज एस्टेट्स में नजर रखिएगा। चेन्नई के अरिहंत ग्रुप के साथ उन्होंने करार किया है, लगभग 1600 करोड़ रुपए का एक प्रीमियम जो है डेवलपमेंट रियल्टी का वो करने वाले हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है। ओवर द वीकेंड यहाँ पे न्यूज फ्लोज आए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट $67 प्रति बैरल आ चुका है, तो ऑफ कोर्स ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए नेगेटिव है। हालांकि अभिषेक अगर बात करें तो जो क्रूड डेरिवेटिव्स वाले कंपनीज हैं, एविएशन, पेंट और थोड़े से स्पेशलिटी केमिकल, इनमें जो है पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे शेयर्स आज फोकस में रहेंगे, लेकिन जो बड़ी डील हुई है फार्मा सेक्टर की बात करें तो ये जो सन फार्मा रेनबेक्सी की डील हुई थी 2015 में, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट डील है कि टोरेंट फार्मा जेबी केमिकल में कंट्रोलिंग स्टेक ले रही है, और केकेआर से करीब 25,700 करोड़ रुपए में ये करार हुआ है। शरद, ये वैल्यूएशंस वगैरह ठीक है डील की? जी बिल्कुल, ये वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो ये लार्जली जो है नोन था बाजार में पिछले 6 महीने से, तो इनलाइन ही आया है। ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में आया है। और इसके जो आंकड़े की बात करें तो लगभग 25,700 करोड़ का ये टोटल नंबर्स देखा गया है। अब डिटेल की एनालिसिस की बात करें तो अभी तो लग रहा है इनलाइन प्रीमा फेसी सस्ता है, लेकिन किस तरह इसे यूज किया जाएगा प्रोसीड्स का, उस पर भी एक सवाल आएगा। ठीक है, 25,700 करोड़ रुपए की बड़ी डील है, और हमने देखा था कि टोरेंट फार्मा में एक बड़ी तेजी आई थी शुक्रवार के सत्र में। 4 से 5% चढ़ के ये 4.25% चढ़ के ये शेयर बंद हुआ था। 3341 रुपए का भाव था। तपन जी, आपने सिप्ला का नाम लिया, मतलब फार्मा पे आप स्टडी अच्छी करके आए हैं, निश्चित तौर पर इस डील पर भी आपकी नजर गई होगी। आप इस डील को किस तरह से देख रहे हैं, और जेबी केमिकल और टोरेंट फार्मा, जरा दोनों कंपनीज के निवेशकों के हिसाब से आप गाइड कीजिए कि रणनीति क्या होनी चाहिए। जी अभिषेक जी, ना ये जो डील हुई बहुत ही अच्छी है, इवन टोरेंट फार्मा के लिए भी, प्लस जेबी केमिकल। टोरेंट फार्मा के बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि वो अभी 5th लार्जेस्ट प्लेयर हो जाएगा जब ये मर्जर हो जाएगा, और ना अहेड ऑफ एल्केम और इंस्टास है उनके, उससे आगे। और क्या है कि अभी जेबी केमिकल्स है ना, क्रोनिक पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था। 300 से ज्यादा इंडियन कहते हैं टॉप ब्रांड उनके पास थी, जो अभी टोरेंट फार्मा को उसको फायदा मिलेगा उसमें। इवन जेबी सीडीएमओ का जो बहुत ही बिजनेस
अच्छा चल रहा था, वो लीडर है अगर बात करें ना, तो वहां भी उनको आप देखो तो 50% इंटरनेशनल रेवेन्यू वहां से आ रहा है। तो वो भी अभी वहां उनको मार्जिन एक्सेलेरेशन में अगर बात करें ना, टॉन फार्मा को आगे जाके 28 to 30% नो कैसे मार्जिन इंक्रीमेंट में फायदा हो सकता है, यहाँ से भी उनके जो मार्जिन है। तो ये सब जो पॉइंट देखते हैं ना, तो बहुत ही पॉजिटिव है। ऑफकोर्स ये डील नोन थी, काफी टाइम से चल रहा था, और ये एट द एंड हो गई है। ये अगर आप देखें तो सेकंड लार्जेस्ट डील है। लास्ट हमने सन फार्मा और रैनबैक्सी की अगर हमने दिखी थी, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट डील है। तो ऑफकोर्स सभी तरह से देखें तो फायदा है। और नो जेबी केमिकल जो 40+ कंट्रीज पे एक्सपोर्ट है, और मुझे पता है क्योंकि ये दोनों कंपनी यही है, अहमदाबाद के आसपास ही है, तो मुझे पता है कि ना बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है इन लोगों का। तो यहाँ से अगर आप बात को बाय करना चाहिए तो टॉन फार्मा अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज प्राइस इन हो गई है, लेकिन एक बार हो जाए फिर आगे जाके इसकी एफिशिएंसी आएगी, तब रिजल्ट में दिखा, तब आई थिंक समवन कैन बाय टॉन फार्मा यहाँ से। और जेबी केमिकल में सेम थिंग। तो इन दोनों शेयरों पर आज नजर रहने वाली है, आप फोकस करके चलेगा। आगे कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लेकर आएंगे और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बीएचईएल का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। सोमिल जी, करीब 250 रुपए के नीचे शेयर गया था, वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको अदानी पावर से 6,500 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और 800 मेगावाट के 6 थर्मल पावर यूनिट लगाएगी कंपनी, ऐसी खबरें आई हैं। सरकारी शेयर हाल फिलहाल फोकस में रहे हैं। बीएचईएल को लेकर जरा गाइड कीजिए कि यहां से आप कितनी तेजी देख रहे हैं, और चार्ट्स तो थोड़े पॉजिटिव ही लग रहे हैं इसके। डेफिनेटली BHEL बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी वेरी रिसेंटली लास्ट वीक 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर की तरफ ट्रेंड रिज्यूम किया है। जो लास्ट वीक जो सपोर्ट लिया था वो अराउंड 243 244 के आसपास सपोर्ट लिया था, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक पोजिशनल व्यू लेके अगर आप चले, नॉट इन द वेरी शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से नहीं, बट एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से अगर आप लेके चलें तो इसमें बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है। ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं अराउंड 290 और उसके ऊपर 305 के टारगेट्स बनते हैं फॉर BHEL। नीचे में जो सपोर्ट है वो 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है विच इज 255, और दूसरा जो सपोर्ट है वो 40 डेली मूविंग एवरेज पे विच इज 248। तो ये दो सपोर्ट को ध्यान में रख के ऊपर में 290 का पहला टारगेट और 305 का दूसरा टारगेट फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बढ़िया स्टॉक। 305 के दूसरे टारगेट होंगे BHEL के लिए। एक और कंपनी फोकस में रहेगी जहां पर हम लगातार तेजी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर ने IOC के साथ करार किया है और क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की नीलामी में कंपनी हिस्सा लेगी, ऐसी भी खबरें आई हैं। हिंदुस्तान कॉपर बढ़िया तेजी हमने देखी है पिछले हफ्ते में, और शुक्रवार को भी 1.5% चढ़ के ये शेयर बंद हुआ है। तपन जी, हिंदुस्तान कॉपर के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देख रहे थे काफी तेजी से ऊपर जा रहे थे, उसका बेनिफिट भी मिल रहा था, और चाइना से अगर कुछ अच्छे डेटा आते हैं तो वो भी सपोर्टिव होते हैं इन मेटल वाली कंपनीज के लिए। आप जरा बताइए हिंदुस्तान कॉपर कैसे देख रहे हैं आप, ये तेजी और ये मोमेंटम क्या यहाँ से और जारी रहने की उम्मीद है? जी अभिषेक जी, ना वो अगर आप देखो मेटल इंडस्ट्री अभी तेजी में है, चाइना का भी फेवरेबल डेटा शायद यहाँ से आ सकता है, और डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, उसका भी फायदा काफी हद तक मेटल इंडस्ट्री को हो रहा है। और कॉपर, जैसे आपने हिंदुस्तान कॉपर की बात की, कुछ टाइम से तेजी में, और फेवरेबल फैक्टर्स भी है। ऑफकोर्स ये साइक्लिकल बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट रिटर्न देगा, लेकिन जिस तरह से अभी का माहौल है तो फायदा हो रहा है इनका। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब देखूँ तो इतना कह सकते हैं कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे इतना दिख नहीं रहा है कि आप कंपाउंडिंग रिटर्न मिल सके। लेकिन जिस तरह से अभी का माहौल है, आई थिंक मेटल थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, और न चाइना से भी काफ़ी इंप्रूवमेंट डेटा आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर को फायदा होगा, और ये जो डील है वो भी अच्छी है। तो अगर यहाँ से बात करें तो 10-20% का और भी मुझे यहाँ से अपटिक लग रहा है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि काफ़ी साइक्लिकल बिजनेस होता है। तो नो ऐसा अगर लॉन्ग टर्म है तो फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉपर को लेकर ये भी, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ रही है कि अदानी ग्रीन ने गुजरात में 1011 मेगावाट का प्रोजेक्ट शुरू किया है, और कुल ऑपरेशनल क्षमता जो हो गई है वो हो गई है करीब 15,500 मेगावाट।
हमने देखा था कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे ना, शुक्रवार को वहाँ पर हमने अच्छी खासी रौनक देखी थी, तो ये खबर भी थोड़ी सपोर्टिव है। और आज इन स्टॉक्स पर आप नज़र बना के चलेगा, 1000 रुपये के ऊपर निकल के अडानी ग्रीन का शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए, वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट एसएमई आईपीओ से सावधान का। तो एसएमई आईपीओ से सावधान ईटी नाउ स्वदेश की ये मुहिम है ताकि आप सचेत रहें, आप जागरूक रहें और छोटी कंपनियों में बड़े मुनाफे के चक्कर में कहीं फंस ना जाए। इसको लेकर हम आपको लगातार आगाह करते रहते हैं। जहां मौके होते हैं हम आपको मौकों के बारे में बताते भी हैं कि आपको क्या अप्रोच रखनी है और किस तरह से आपको निवेश करना है। लेकिन 2 आईपीओ खुल रहे हैं और इसकी जरा एनालिसिस करते हैं। वंदन फूड से आज से 2 जुलाई तक ये खुला है। दूसरा जो आईपीओ है मार्क लॉयर, और ये भी आज से 2 जुलाई तक खुला है। शरद, बताइए कैसे हैं आईपीओ और क्या करना चाहिए इनमें? जी बिल्कुल, 5 एसएमई आईपीओ आज भी खुल रहे हैं और आज आखिरी दिन है। कल से नए एसएमई आईपीओ रूल्स भी आ रहे हैं, तो उस पर एक खास चर्चा आज हम जरूर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वंदन फूड्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल रिलेटेड बिजनेस में इनका ज़्यादा पकड़ है, लेकिन कंपनी में लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशंस बहुत हायर साइड में अभिषेक, और इसके अलावा जो है रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, ये यहाँ पे जो है एक सवाल उठता है। दूसरा कंपनी जो फोकस में रहेगा वो है मार्क लॉयर। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम रही है, लगभग 6% रही है अगर हम बात करें पिछले 2 साल में। और ओवरऑल हालांकि देखें तो कंपनी की ब्रांड ज़रूर है, बट ओवरऑल कहेंगे कि टैक्स लिटिगेशंस भी इस कंपनी में है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है कंसर्न्स जो है हम आपको पॉइंट आउट करें आरएचपी से। तपन जरा बताएं इन दोनों कंपनीज में आपकी क्या व्यूज रहेंगी, वंदन फूड्स और मार्क लॉयर? शरद, अगर वंदन फूड्स की बात करना तो उनका बिजनेस मेजोरिटी गुजरात में ही है और बिजनेस मॉडल वीक है। शरद, यहाँ अगर देखें ना, कैस्ट्रोल ऑयल पे काफी सब डिपेंडेंट है, और कैस्ट्रोल सीड्स में क्या होता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस का मूवमेंट बहुत आता है, तो उसके वजह से इनके भी मार्जिन ऊपर नीचे काफी रहेंगे। टॉप 10 क्लाइंट्स अगर बात करें तो 61% रेवेन्यू वहीं से ही आ रहा है, और लीगल प्रोसीडिंग्स काफी है जैसे आपने बताया, तो वहां से कोई भी एक अभी मटीरियलाइज हुआ तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। ऑफिस लीज में भी है और वहाँ रेंटल भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। और क्या हो रहा है कि इसमें प्रोडक्ट के अगर बात करें तो काफ़ी क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आए, कंसर्न्स भी आए, इवन रिकॉल भी करने पड़े, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ओवरऑल अगर ये देखें तो ये जो पूरा सेगमेंट है ना वो काफ़ी वल्नरेबल है, क्योंकि कोई भी एंटर हो सकता है। और आईपीओ का वैल्यूएशन देखो तो ऑलमोस्ट 25 टाइम्स फाइनेंशियल 24 का पी है, तो वो ऑन अ हायर साइड है, तो ये अवॉइड है मेरे लिए वंदन फूड यहाँ से फॉर आईपीओ। और मैक लॉयड की फैशंस की बात करूँ तो उनका भी अगर आप ग्रोथ देखो ना तो पिछले 3 साल से ना ऑलमोस्ट 6% का CAGR है, जो बहुत ही कम है एसएमई के लिए। पूरा आउटसोर्सिंग है, और एट द एंड ऑफ द डे नो उनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो बाटा, मेट्रो, रिलैक्सो, ये सब बड़े बड़े कॉम्पिटिटर, तो उनके सामने टिकना थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो सेगमेंट है यहाँ मार्जिन इजीली बढ़ता नहीं है, रिस्क भी है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आराम से आ सकते हैं, और इन्वेंट्री काफ़ी रखनी पड़ती है, 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के उनको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। इनके भी लिटिगेशन है, पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, एग्जीक्यूशन का काफ़ी रिस्क है, क्योंकि वो 15 नए स्टोर डाल रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे वो देखना पड़ेगा हमें। और प्रोडक्ट्स जैसे मैंने बोला काफ़ी कॉमन है, तो कोई भी आ सकता है। तो अगर ये सब देखूँ ना तो, और वैल्यूएशन अभी देखूँ तो यहाँ भी मुझे खास कुछ ग्रे मार्केट पीएम कुछ है भी नहीं, और मुझे कुछ यहाँ से बढ़ाई दिख भी नहीं रही, तो ये भी अवॉइड है मेरे साथ। ठीक है, ये दोनों के दोनों अवॉइड हैं, बट इन 2 के अलावा 3 और आईपीओ जो आज से खुल रहे हैं, नाम मैं बता देता हूँ। सिल्की ओवरसीज हैं, पुष्पा ज्वेलर्स और सेडार टेक्सटाइल, ये 3 आईपीओ भी हैं जो आज से खुल रहे हैं। शरद, फटाफट जरा इनके बारे में बताइए तो। जी बिल्कुल, सेडार टेक्सटाइल की बात करें तो कंसर्न्स में जो है डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा है, और टेक्सटाइल स्पेस में अभिषेक की कंपनी है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स वॉलिटिलिटी रहेगी और बांग्लादेश के साथ एक्सपोजर भी है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी जो है सवाल उठती है कि इनकी रेवेन्यू आगे से आएगी कि नहीं, तो वॉलिटिलिटी जो है आपको रेवेन्यू साइकिल में देखने मिलेगा। पुष्पा ज्वेलर्स की बात करें, ये जो है ऑफकोर्स कैलकाटा बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है, और यहाँ पे देखें तो लार्जली इनका अपना ब्रांड ज़्यादा है नहीं, डायरेक्ट कंज्यूमर डिमांड उतना है नहीं, लिमिटेड प्राइसिंग पावर है क्योंकि उनके ब्रांड जो है डायरेक्ट नहीं है, थिनर मार्जिन्स हैं जहाँ पे हमने चेक किया आरएचपी में, और वर्किंग कैपिटल वो ज़्यादा है।
आखिरी स्टॉक रहेगा ये भी टेक्सटाइल स्पेस से ही है, तो यहाँ पे जो है आप कंसर्न्स देखें तो लगभग 65% रेवेन्यू सिर्फ ब्लैंकेट से आता है, और ब्लैंकेट ऐसा चीज़ नहीं कि पूरे साल यूज़ होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, और बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि वेलस्पन, ट्राइडेंट और इंडोकाउंट। एक्सपोर्ट सेगमेंट में लेकिन थोड़ी सवाल जरूर उठ रही है, खास करके जो करेंसी फ्लक्चुएशन है और ट्रेड बायर्स है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स पे भी जो है हायर डिपेंडेंसी है। तो ये 3 अहम एसएमई आईपीओज हैं जहाँ पे कंसर्न्स हमें दिख रहे हैं। तपन बताएं तो इन 3 में आपकी क्या राय रहेगी? जी शरद, अगर सीडा टेक्सटाइल की बात करना, उनका आप देखो तो रेवेन्यू बहुत वॉलेटाइल है। अगर नो काफ़ी वॉलेटिलिटी है, कभी कभी 2023 में 40% रेवेन्यू गिर गया था। और ना उनका डेट बहुत हाई है, 5.8 डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, और इससे वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ता रहेगा। इनका टेक्सटाइल बिजनेस एज सच नो, ये बिजनेस नो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, और नो ओवरऑल इसमें मार्जिन एक्सपांशन नहीं होता है। सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है इनका, और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन भी है, और प्लस पावर कॉस्ट और नो सप्लाई इश्यूज भी काफ़ी रहे इनके साथ। और डिपेंडेंस जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट का है, तो वहाँ अपने रिलेशन ऐसे भी बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे नहीं है, तो वो भी एक बड़ा रिस्क है। लॉजिस्टिक्स के कुछ चैलेंजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के भी चैलेंजेस है। तो ओवरऑल अगर आप लिमिटेड ऑपरेशन हिस्ट्री देखो और नो जिस तरह से वैल्यूएशन है, तो ये सीधा टैक्स है मेरे लिए अवॉइड होगा। पुष्पा ज्वेलरी की हम लोग बात करें तो पुष्पा ज्वेलरी बिजनेस जो काफ़ी गोल्ड प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है, उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से इनके मार्जिन ऊपर नीचे होते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत है इस कंपनी में, और थोड़ा लार्ज आईपीओ है, तो लिक्विडिटी का थोड़ा ओवरहैंग यानी सप्लाई ओवरहैंग यहाँ आगे जाके रह सकता है। खुद की कोई ब्रांड नहीं है, तो प्राइसिंग कह सकते हैं ना कि मार्जिन एक्सपेंशन कम दिख रहा है, क्योंकि लिमिटेड प्राइसिंग पावर रहता है, और कुछ कुछ कस्टमर पे कंसंट्रेशन है। और एक्सपोर्ट मार्केट में भी इतना कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी होता है, कभी अच्छा रहता है, कभी कम रहता है। क्योंकि कंपटीशन यहाँ है और रेगुलेटरी चैलेंज भी है, प्लस गोल्ड प्राइसेस पे डिपेंडेंट है, तो ये भी पुष्पा ज्वेलर्स मेरे लिए अवॉइड होगा। सिल्की ओवरसीज की बात करें तो जैसे आपने बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना उनका ब्लैंकेट ही मेन प्रोडक्ट है। ब्लैंकेट आपको पता है सीजनल रहता है काफ़ी, ट्रेडमार्क अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, इनका भी एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो है वेल्सपन, ट्रीडेंट, इंडोकाउंट, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। एक्सपोर्ट में भी काफ़ी रिस्क रहता है, क्योंकि नो करेंसी में फ्लक्चुएशन रहता है, और जो ब्रांड रिकॉल कह सकते हैं कि ऐसी कोई बड़ी ब्रांड नहीं है कि नाम से बिक जाए। तो डिपेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे इतना सारा है इनका, क्योंकि ये उस बिजनेस में आई थिंक यहाँ भी एक आगे जाके वो मेजर इशू हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ भी मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आया, तो ये भी सिल्की ओवरसीज लिमिटेड भी मेरे लिए अवॉइड होगा। ठीक है, सिल्की ओवरसीज को भी अवॉइड करने की सलाह है। तो 5 के 5 आईपीओज और सारे अवॉइड, विस्तार से आपको बताते हैं कि कारोबार कैसा है, मौके कैसे हैं और आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। मई के टेलीकॉम डेटा आए हैं, और डेटा में हो सकते थोड़े नंबर वगैरह तो चेंज होते हैं, बट ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं है। वोडाफोन आइडिया लगातार अपने ग्राहक लूज कर रहा है, और रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ऐड कर रहे हैं। रिलायंस जियो ने 27 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, भारतीय एयरटेल ने करीब 2.25 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, और वोडाफोन आइडिया ने 3 लाख गंवाए हैं। कैसे देख रहे हैं आप टेलीकॉम स्पेस को? और वोडाफोन आइडिया लगातार कोशिश में है टर्न अराउंड की, सरकार से सपोर्ट की भी मांग है, एचआर ड्यूज पर भी और राहत की मांग कर रही है। आपको क्या लगता है गौरांग सर, ये वोडाफोन आइडिया के एग्जिस्टेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? कंपनी तो कह चुकी है कि अगर हमें असिस्टेंस नहीं मिलता है, हमारी बातें नहीं मानी जाती है, तो FY26 के बाद ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। धन्यवाद जी अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। देरी से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक को लेकर के परेशान रहा था आज, तो इस वजह से थोड़ी देरी हो गई, क्षमा चाहता हूँ आपसे। राय देने से पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि जो भी राय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। अब वोडाफोन आइडिया कब टर्न अराउंड होगा अभिषेक भाई, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो निवेशक है वो गोल गोल घूम रहे हैं कब से, और बातें तो बहुत सुनने में आई है सरकार के तरफ से, कंपनी के तरफ से। मेरे ख्याल से हमारी कोई कवरेज नहीं है, मुझे याद नहीं है अभिषेक भाई वोडाफोन आइडिया पर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन निरंतर लगातार हमने हमारे ही चैनल 18 स्वदेश पर
सेल्युलर सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियां यानी कि सेल्युलर सर्विस ऑपरेटर्स अर्थात भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है, हमने निरंतर यहाँ पर निवेश करने की राय दी है। और भारतीय एयरटेल पे तो मेरे ख्याल से हमने पिछले 2 हफ्तों से पहले भी हमने राय दी थी। हमारी ये सोच है अभिषेक भाई कि अब ठीक है, आपके वॉइस कंट्रीब्यूशन तो आते रहे, लेकिन डेटा जो यूज हो रहा है उससे योगदान ज्यादा आएगा। और शायद अनुमानित हमारी ये सोच और विचारधारा है कि इस साल के अंत तक आपको और एक टैरिफ में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जब हमने पिछले साल एक टैरिफ में बढ़ोतरी देखी थी और धीरे धीरे करके वो जो बात आरपूस को लेकर के 300 रुपए तक की बात की है, वो धीरे धीरे करके वास्तविकता में परिवर्तन होती हुई नजर आएगी। और भारतीय एयरटेल उन दिग्गज शेयरों में से है जिन्होंने एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाया अपने जीवन का। तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस के तहत आता है, ये 2 पसंद आते हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों के दोनों शेयर पसंद हैं और अच्छे से परफॉर्म करके भी दिए हैं। 2000 रुपए के ऊपर भारतीय एयरटेल का शेयर निकला है। काफी टाइम के बाद 1500 रुपए के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और शुक्रवार का सत्र रहा है बहुत बढ़िया, करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी हमने शेयर में देखी है। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे। प्रेस्टीज को लेकर एक खबर आई है और शेयर में 600 रुपए की एक तरफा तेजी हम देख चुके हैं। बढ़िया से चला हुआ शेयर है, पॉजिटिव न्यूज आई है। आपको करना क्या है रियल एस्टेट स्पेस में, ये भी जानेंगे। और शुरुआत करेंगे मार्केट्स लाइव की सीधे हेडलाइंस के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। चंद मिनटों में भारतीय बाजार में सोमवार के सेशन की शुरुआत होने वाली है और मार्केट्स लाइव के पावर पैक सेशन के साथ हम भी हैं तैयार। मार्केट लाइव की शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए टैक्स बिल को सीनेट में चर्चा की मंजूरी। ट्रंप ने बिल के पास होने को बड़ी जीत बताया। वहीं इलॉन मस्क ने कहा नए बिल से खत्म होंगी लाखों नौकरियां। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों ने बनाया नया रिकॉर्ड। डाउ 430 अंक उछलकर 3 महीने की ऊंचाई पर बंद तो नैस्डैक 105 अंक चढ़कर लाइफ टाइम हाई पर। S&P 500 ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। फिलहाल डाउ फ्यूचर 250 अंक और नैस्डैक फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी 30 अंकों की तेजी के साथ 25,800 के पास। जापान के बाजार निक्केई 600 अंक उछले। कॉस्पी भी 25 अंक ऊपर। जेबी फार्मा में कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदेगी टोरेंट फार्मा। KKR से करीब 25,700 करोड़ रुपए में हुआ करार। BHEL को अडानी पावर से मिला 6,500 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर। 800 मेगावाट क्षमता के 6 थर्मल पावर यूनिट लगाएगी। टाटा स्टील को IT विभाग से मिला 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस। इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी के चलते नोटिस। आज बंद होने वाला इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का IPO ठंडे रिस्पांस के साथ अब तक सिर्फ 98% भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट शरण लेलानी की अवॉइड की सलाह। और 2 नए SME IPO नीतू योशी और एडकाउंटी मीडिया का आज है दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही IPOs में कॉशियस रहने की सलाह। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़े हैं मेरे साथ। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शासर हमारे साथ है, तपन दोषी है और साथ ही सौमिल मौजूद हैं। भारतीय बाजार की शुरुआत से ठीक पहले आपको गाइडेंस देने के लिए, स्ट्रैटेजी बताने के लिए प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर देखेंगे आप थोड़ी देर में। बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत के पूरे संकेत इस वक्त मिलते हुए, क्योंकि ग्लोबल सेटअप अच्छा नजर आ रहा है। फ्राइडे सेशन भारतीय बाजार का मजबूत था और प्री ओपन इंडिकेशंस और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड मूव्स की अगर बात करें
मजबूती के साथ ट्रेंड देखने को मिला है। निफ्टी के लिए 26,000 के लेवल्स का इंतजार है। उम्मीदें हैं कि इस हफ्ते बाजार की तेजी और बढ़े और ये स्तर नजर आए और साथ ही बैंक निफ्टी से भी तेजी की उम्मीदें बाजार और मार्केट पार्टिसिपेंट जरूर लगाकर चलेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे करेंसी की ओपनिंग, कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होगी, आपकी स्क्रीन पर रखते जाएंगे। प्री ओपन के लेवल्स भी आपको बताएंगे और हमारे एक्सपर्ट से एक एक कर उनकी राय, उनकी एनालिसिस मार्केट पर भी समझने की कोशिश करेंगे। तपन, जियो फाइनेंस के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। फ्राइडे सेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन जहां से नजर आ रहा था, मार्केट में ही अच्छा खासा एक्शन था, भरोसेमंद तेजी नजर आई, लेकिन जियो फाइनेंस और अडानी एंटरप्राइजेस ऑन दी फेस ऑफ इट 2 बड़े काउंटर्स जहां से तेजी का रुख नजर आ रहा था। बाजार खुलने के साथ साथ मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो आपका भरोसा कहां पर है? भरोसा अगर जियो फाइनेंशियल की हम लोग ये बात करना तो उनका जो ब्लैक रॉक के साथ ये जो हुआ है एग्रीमेंट तो काफ़ी टाइम से हो गया, लेकिन अभी मंजूरी मिल गई है। तो आई थिंक जियो फाइनेंशियल के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ऑफ कोर्स उनके रेवेन्यू उस तरह से अभी आ नहीं रहे, लेकिन ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे कुछ 6 महीने साल में अच्छे खासे रेवेन्यू आएंगे। तो यहाँ भी अगर अब जियो फाइनेंशियल की बात करें तो धीरे धीरे एक तो ये है, प्लस एएमसी बिजनेस स्टार्ट होगा और आगे जाके वो क्रेडिट लोन का भी स्टार्ट करने वाले, प्लस उनके पास जो जियो के रिटेल और जियो का डेटा है उससे यूज़ करके वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन भी करें बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल, तो जियो फाइनेंस से काफ़ी प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ता दिख रहा है कंपेयर टू दैट। रीज़न है कि वो सेल स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन आई थिंक यहाँ से आई थिंक वो पिकअप कर रहा है। और मेरे हिसाब से जियो फाइनेंशियल अगर आपको एक तरह से फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट में लेना है एनबीएफसी, तो आई थिंक ये एक अच्छी चॉइस होगी। 300 के आसपास आप ले सकते हो और इसलिए आपको तेजी भी दिख रही है। अब देखते हैं कि किस तरह से 6 महीने साल में रेवेन्यू आता है, लेकिन इस स्टॉक में मैं काफ़ी पॉजिटिव। चलिए ये राय इस वक्त जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 3.5% की तेजी प्री ओपन लेवल्स में नजर आ रही है। फ्राइडे सेशन में तेजी का रुझान देखने को मिला था और प्री ओपन इंडिकेटर्स भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। वैसे तो एशियाई बाजार से, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, यूएस मार्केट से भारतीय बाजार के लिए सपोर्ट था, लेकिन इस वक्त प्री ओपन में हम देख रहे हैं 195 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स 25,442-46 के आसपास। इन्हें और सेटल होने देते हैं, अभी बस प्री ओपन की शुरुआत हुई है। लेवल्स को थोड़ा फ्रीज होने देंगे, उसके बाद फिर से रिविजिट करेंगे। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में इस वक्त हम देख रहे हैं प्री ओपन में कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। बाजार की तेजी और बाजार की शुरुआत पर नजर और उम्मीदें गड़ी हुई, लेकिन जुलाई महीने की शुरुआत भी करेंगे। कल से हम ऑटो बिक्री के डेटा फोकस रेडार पर रहेंगे। और एक और चीज़ है, गौरांग सर गुड मॉर्निंग, जिस पर नज़र रखनी है, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी। अब 10 जुलाई से हर बार की तरह आईटी मेजर से ही शुरुआत होगी, टीसीएस के नंबर्स आएंगे। नतीजों के सीजन से ठीक पहले आपका फंडामेंटल नज़रिया सेक्टर वाइज अगर आप बताना चाहें सर। धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। तो देखिए, आगे बढ़ती हुई टिप्पणियां हम कभी करते नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम अगर ऐसा करेंगे तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस क्षेत्र का नतीजा अच्छा आएगा। बुनियादी दर के आधार पर नतीजे आने के पश्चात मानसी हम टिप्पणी करते हैं, तो आगे बढ़ती हुई टिप्पणी तो मैं करूंगा नहीं। पहली बात तो जो आपने बात की है इस नए वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजों की, तो हाँ, इतना बिल्कुल कहना चाहेंगे हम कि शायद जो पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी और तीसरी तिमाही के नतीजे से उसकी तुलना में ये जो पहली तिमाही के नतीजे नए वित्तीय वर्ष के आएंगे, अनुमान है कि वो शायद रंग और रुझान में बेहतर हो सकते हैं। अब जैसे जैसे नतीजे आएंगे उसके पश्चात कंपनी और क्षेत्र पर हम टिप्पणी करेंगे, उसके पहले टिप्पणी करना मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं होगा मन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मेहमान को शामिल करते हैं। वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी सारदा हमारे साथ हैं। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सीधे आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आप कहां पर बुलिश हैं और क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। बाजार में हमने देखा है कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली है सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। तो मेरी सबसे पहले नजर रहेगी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पे। पिछले 2 दिनों से काफी एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ ये रेजिस्टेंस लेवल से निकलते हैं की पूरी तैयारी कर रहा है। काफी एक लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है, लगभग 7 से 8 हफ्तों में से
तो वो अब पूरी निकालने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। रोल ओवर्स काफ़ी पॉजिटिव थे आईसीआईसीआई बैंक के लिए और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी तरह से कंफर्टेबली लॉन्ग बिल्डअप के साथ 57,000 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। तो डेफिनिटली ये स्पेस एक ऐसा है जो रडार पे रखना है, अच्छी टेलविंड भी है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह आईसीआईसीआई बैंक के नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो अराउंड अबाउट 1500 तक के लिए हम इसमें खरीदारी करें 1440 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 1440 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1500 का टारगेट होगा आईसीसी बैंक के लिए। और आईसीसी बैंक का हमने देखा है कि 1400 रुपए के सपोर्ट को बखूबी अच्छे से उसने संभाल के रखा है और आगे लगातार बढ़ता गया है। 1450 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी शुक्रवार को। 1500 रुपए की तैयारी आप कर लीजिए 1440 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है शिवांगी, कोई और शेयर इसके अलावा, आईसीसी बैंक के अलावा? अच्छा बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऑटो स्पेस के स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। यहाँ मेरी नज़र है आयशा मोटर पे, जो पिछले 3 दिनों के एक हायर जोन्स पे कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी पुल बैक मूव के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बाइंग है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ दिखाते हुए नज़र आ रहा है और ऑटो स्पेस में कंपैरेटिवली यहाँ पे हमने देखा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अपने 50 डेमा से भी एग्जैक्टली बाउंस करते हुए नज़र आया था ये स्टॉक। तो यहाँ पे हम तो डेफिनेटली रख सकते हैं रडार पे। थोड़े पोजिशनल टारगेट्स की भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो 5900 तक के लेवल्स बनते हुए दिख सकते हैं 5550 के एक सपोर्ट के साथ। का टारगेट होगा आयशर के लिए 5550 का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि करीब करीब 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। और टारगेट ठीक ठाक है यहाँ पर 5900 के, ये पोजिशनल बेसिस पर है। 1-2 दिन ही थोड़ा आपको लंबा रखना पड़ेगा। और आयशर मोटर भी रडार पर है। पिछले 6 महीने में 15-16% के रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। एक दिग्गज स्टॉक है। तो बढ़िया शेयरों पर शिवांगी का ये व्यू हो गया। देखिए चलिए जरा ये जान लेते हैं कि आज कौन से वो 9 शेयर हैं जो आपके रडार पर आज जरूर होनी चाहिए और उन शेयरों में बाजार खुलते ही एक्शन जरूर दिखेगा। 9 के नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे तैयार हैं। शरद बताइए आज कहाँ फोकस होगा? जी बिल्कुल, टोरेंट फार्मा पे नज़र रखिएगा। अब वो कंप्लीट कर दिए हैं कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करना जेबी केमिकल फार्मा से केकेआर से लिए स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही बीएचईएल की बात करें तो 6500 करोड़ का ऑर्डर जो है अदानी पावर से आ रहा है थर्मल पावर प्लांट्स को लेके लिए, और यहाँ पे भी स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। टीटागढ़ रेल, उनकी कंसोर्टियम जो इटली की है, उनके साथ मिलकर 430 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर जो है महाराष्ट्र मेट्रो रेल से आया है। वही औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो स्टॉक के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। इनकी पेंसिलिन प्लांट जो है अब प्रोडक्शन अपनी शुरू कर रही है, रीस्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब जो है अप्रूवल आ चुका है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ग्रैनुल्स इंडिया की बात करें तो उनके यूएस के एक प्लांट से एक आपत्ति आई है फॉर्म 483 द्वारा, थोड़ी सी नेगेटिव या फ्लैटिश रिएक्शन आ सकता है स्टॉक में। वही हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो एमओयू साइन किया गया आईओसी के साथ, जहां पे ये जॉइंटली पार्टिसिपेट करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक्स में। वोल्टस सिम्फनी पे भी नज़र रखेंगे। गवर्नमेंट ने जो है ऑफकोर्स डिले कर दिया है जो मैंडेटरी 20 to 28 डिग्रीज का जो है तापमान की सेटिंग की योजना थी, ऑफकोर्स इन दोनों स्टॉक्स के लिए जो है पॉजिटिव रहेगी, और खास करके एसी मेकर्स पे भी। कर्नाटक बैंक, इनके सीईओ जो हैं श्री कृष्ण शर्मा, उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है। ईडी भी छोड़ सकते हैं अपने पद के लिए, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है और बड़ी करेक्शन देखने मिल सकती है। और हमने आपको पहले ही बता दिया बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे भी आ सकता है। और आखिर में टेलीकॉम स्टॉक्स पे बात करें तो भारती एयरटेल और जियो दोनों पे पॉजिटिव सब्सक्राइबर एडिशन देखने मिला है मई में, बट वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वहाँ पे जो है सब्सक्राइबर्स का गिरावट देखने मिला। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको आज एक्शन दिखेगा। पर आप नजर रख के जरूर चलिएगा, इनमें एक्शन जरूर आएगा खबरों के दम पर। लेकिन तपन जी से एक व्यू लेते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर पर, क्योंकि इनके कंसोर्शियम को महाराष्ट्र मेट्रो से 430 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। टीटागढ़ रेल, हमने शेयर में काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखी है तपन जी। 950 रुपए के आसपास के भाव हैं, लेकिन शेयर को तो हमने 1800 रुपए के ऊपर का भी देखा है, तो वहां से तो आधा है। लोअर लेवल से थोड़ी सी चलने की कोशिश तो कर रहा है ये। टीटागढ़ रेल, आपको लगता है कि वैल्यूएशन एक आकर्षक स्तर पर है और इस खबर का सपोर्ट आज मिल जाएगा? क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर?
जी अभिषेक जी, अगर अब रेलवे सिस्टम में बात करें तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ। वैगन्स जो भी बनाते हैं ना, उसमें ये टीटागढ़ ले लो, जुपिटर और वो सब है। तो टीटागढ़ खास करके इसलिए अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 2.6 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कैपेक्स है गवर्नमेंट का। और वंदे मातरम 400 से ज़्यादा है। और प्लस आप देख रहे हो कि कुछ वीक से ना ऑर्डर्स बड़े आ रहे हैं। अभी भी अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 1 क्वार्टर 1 की बात को 25, तो उनके पास 14,000 करोड़ से ज़्यादा का उनका ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। 10,000 वैगन्स का ऑलरेडी है उनके पास ऑर्डर बुक। तो ये दिखा रहा है कि उनके पास विजिबिलिटी अच्छी खासी है, बस उनको थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा के करना है। और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है ऑपरेशनल मैट्रिक्स में अगर ये सुधार करेंगे तो आप मार्जिन में एक्सपांशन अच्छा खासा देखेंगे। और यहाँ से अब वैगन्स की बात करें तो ऑफ कोर्स वंदे मातरम में बुलेट ट्रेन और काफ़ी सारे फ्रेट कोचेस के भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो टीटागढ़ ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स ये बढ़ चुका है, पर मैं काफ़ी पॉजिटिव टीटागढ़ यहाँ से भी। रेल पर पॉजिटिव नजरिया। और पिछले 10 दिन में ही एक सेशन ऐसा भी था जब टॉप शो ऑफ द डे हमारी तरफ से बिग शो का कैंडिडेट भी टीटागढ़ रेल बना था। तब भी हमने आपको बताया था कि इसके पीछे के कारण वजह हैं क्या हैं, और न्यूज़ फ्लो के चलते आज भी तेज़ी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। हालांकि फ्राइडे सेशन में हमने देखा था डाउन टर्न्स देखने को मिले थे, लेकिन ऑफकोर्स ये न्यूज़ फ्लो है जिसका इम्पैक्ट करीब 2% का इजाफा गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट MMRC से 430 करोड़ के टीटागढ़ रेल को मिलते हुए। सौमिल, आपसे रियल एस्टेट के दो मेजर्स प्रेस्टीज एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपका टेक जानना चाहेंगे। देखिए, लास्ट वीक तो हमने देखा था एंट्री अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा था, गिरावट में खरीदारी के मौके भी बन रहे थे। और एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि अपसाइकिल तो दिखेगी, अगर गिरावट में अच्छे खासे स्टॉक्स मिलते हैं इस सेक्टर के तो ले लिए जाएं। गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए खबर आई है कंपनी ने 43 एकड़ लैंड पानीपत में अक्वायर किया है, जिसकी रेवेन्यू पोटेंशियल 1250 करोड़ है। और साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट के लिए भी खबर आई है, जॉइंट एक्विजिशन चेन्नई में कंपनी ने किया अरिहंत ग्रुप के साथ। और इसके भी पोटेंशियल्स डेवलपमेंट वैल्यू की अगर बात करें करीब 1600 करोड़ के हैं। सो प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, दोनों रियल एस्टेट मेजर्स से आपकी राय क्या होगी? ओवरऑल अगर आप देखें रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी रैली देखने मिली है, और मैं बहुत ही बुलिश हूँ इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक में। इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा करेक्शन डेफिनेटली देखने मिला है, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि छोटा मोटा टाइम वाइज करेक्शन डेफिनेटली और भी देखने मिल सकता है फॉर प्रेस्टीज, गोदरेज, लोढ़ा, ये सारी स्टॉक्स में, DLF एज वेल। ये सारे स्टॉक्स में जो कंसोलिडेशन होगा इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू वीक्स, ये ऊपर की तरफ टूटने का एक्सपेक्टेशन रखता हूं मैं। ओवरऑल बुलिश, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। लेवल्स की अगर बात करें प्रेस्टीज में, तो नीचे में जो 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो एक मीडियम टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, विच इज 1560। यहाँ से नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि ये स्टॉक जाएगा, तो ये लेवल्स तक आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो 1970 के आसपास के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इन द मीडियम टर्म आउटलुक फॉर प्रेस्टीज। दूसरा जो स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी सिमिलर सिचुएशन में है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। नीचे में जो सपोर्ट है वो 2300 के आसपास है, यहाँ से ये स्टॉप लॉस कर रख के ऊपर में एज अ पोजिशनल ट्रेड 2700 के आसपास के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज। प्रेस्टीज एस्टेट पर ये एक राय इस वक्त आपको मिलती हुई, लेकिन इस बीच पावर जनरेशन स्टॉक्स प्री ओपन में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। तपन, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे अडानी ग्रीन, NTPC ग्रीन। वैसे अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे थे और आज प्री ओपन में अडानी ग्रीन में भी मजबूती के साथ शुरुआत। NTPC ग्रीन इतनी तेजी से नहीं चलता, लेकिन आज ये भी तेजी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। जी मानसी जी, अदानी ग्रीन और अगर NTPC ग्रीन, दोनों में प्रॉब्लम यही है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। ऑफ कोर्स अदानी ग्रीन तो काफ़ी टाइम से चला ही नहीं है, क्योंकि उनके न्यूज़ फ्लो है अदानी के और ऑल, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े, काफ़ी मैसिव प्रोजेक्ट्स है अदानी ग्रीन के। और खाड़वा में तो एक कह सकते हैं पूरा शहर ही बना दिया है, पूरा सोलर से कवर कर दिया है, काफ़ी पावर जनरेशन वहाँ से हो रहा है। लेकिन वही है कि पहले इतना चढ़ गया है कि अभी P रेशियो अभी भी 100 के आसपास घूम रहा है, तो उस लेवल पे तो अदानी ग्रीन नहीं ले
ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही भार है। और एनटीपीसी ग्रीन भी अगर आप देखो तो जब से वो आईपीओ आया है वो उतना खास चला नहीं है। हाँ, कुछ न्यूज़ फ्लो आते हैं और चल जाता है, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन भी अगर आप देखो तो पहली बार पब्लिक सेक्टर कोई यूनिट ने इतने हाई वैल्यूएशन में अपनी लिस्टिंग की थी। एनटीपीसी ग्रीन ने इतना कमा के नहीं दिया। और मेरे हिसाब से यहाँ से भी ओवरऑल ये जो सोलर पैनल के जहाँ भी स्टॉक्स है जहाँ से वो आते हैं तो वहाँ मुझे दिक्कत लग रही है। अभी भी इन्वेस्टर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अभी साइड में रहना चाहिए। थोड़ा नीचे आए तो देखिए, अदरवाइज वैल्यूएशन दोनों के मुझे हाई लग रहे हैं यहाँ से। वैल्यूएशन हाई है, हालांकि अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ है अडानी ग्रीन का शेयर। 2000 रुपये से ऊपर का भाव था, लेकिन अभी भी 1000 रुपये के ऊपर के प्राइसेस हैं। और मार्च के जो स्तर से वहाँ से रिकवरी हमने अच्छी खासी देखी है अडानी ग्रीन में। 750 रुपये गिर के आ गया था शेयर और अब 1000 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। चलिए, बाजार खुलने में करीब 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया, मार्केट ओपनिंग की तरफ चलेंगे। और आज जैसा कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, हल्की तेजी पर शुरुआत होगी निफ्टी की। जो लेवल सेटल हुए हैं, सिर्फ 23 अंक ऊपर निफ्टी सेटल हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 86 अंक ऊपर निफ्टी बैंक खुलेगा और निफ्टी बैंक खुलते ही आज फिर से नए रिकॉर्ड के लिए तैयार दिख रहा है। आज के सत्र में आप नज़र रखिए, जो तेल से संबंधित जो शेयर हैं उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। फार्मा में जेबी केमिकल, टोरेंट फार्मा की डील हुई है, इन दोनों के दोनों शेयरों पर नज़र रहेगी और वैल्यूएशन ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही डील होती हुई दिखी है। इसके अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल में हमने देखा था कि बजाज फाइनेंस में तेज़ी अच्छी आई थी। आज फिर से शुरुआत के संकेत अच्छे मिल रहे हैं। बजाज फाइनेंस करीब 1% ऊपर आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखे। उम्मीद करके चलेंगे एडवांस डिक्लाइन के रेशो भी ठीक ठाक दिखेंगे। और जो खबरों में जो शेयर जो रहे हैं, अडानी ग्रीन आपके फोकस में होना चाहिए। BHEL को लेकर एक ऑर्डर की खबर आई, BHEL का शेयर फोकस में रहेगा। प्रेस्टीज ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रेस्टीज का शेयर फोकस में रहेगा। टीटागढ़ रेल को करीब 450 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, टीटागढ़ रेल का शेयर भी आज फोकस में रहने वाला है। और फार्मा को लेकर कई सारी खबरें आई हैं, तो फार्मा वाले शेयर भी ऑफकोर्स ये फोकस में रहने ही वाले हैं। चलिए, अब ओपनिंग बेल बस बजने वाली है और बाजार की हो जाएगी शुरुआत। पिछले हफ्ते 3.25% की तेजी हमने देखी है। एक नए हफ्ते की शुरुआत और महीने का आखिरी कारोबारी सत्र कल से जुलाई की शुरुआत हो जाएगी, उस पर नजर रहने वाली है। तो शुरुआत जैसी कि हमें उम्मीद थी कि थोड़ी सी फीकी ही कहेंगे, क्योंकि मोमेंटम तेजी का था तो लोगों को आदत पड़ गई थी बड़ी बड़ी तेजी की। 4 सत्र में बाजार अच्छे से चला था और निफ्टी देखिए ऊपर खुल के थोड़ा सा नीचे आया है, अपने गेंस को गंवा के लाल निशान में पहुंच रहा है। तो हमने कहा था कि आपको एक कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है, लेकिन नीचे आपको बाइंग के मौके मिलेंगे, आपको बेचना नहीं है। लेकिन निफ्टी बैंक ने खुलते ही नया रिकॉर्ड देखिए बनाया है। 57,500 के ऊपर निफ्टी बैंक खुला है और करीब 70 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी बैंक अभी भी आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। 57,475 ये था प्रीवियस वीक का ये हाई, और अब नए हाई के लेवल आप नोट कर लीजिए, वो है 57,559। 57,500 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ आपको इस वक्त दिखेगा। तो जो निश्चित तौर पर पहला जो टारगेट है आपके लिए वो 58,000 का ही निफ्टी बैंक के लिए है। वहां बहुत दूरी नहीं रह गई है, 500 पॉइंट के आसपास की दूरी है। हमने पिछले हफ्ते 1500 पॉइंट की शानदार तेजी देखी है। लेकिन अगर हम बाकी शेयरों की अगर हम बात करें फिलहाल, तो आप देखिए जो मजबूत शुरुआत है वो हुई जियो फाइनेंशियल में। जियो फाइनेंशियल पर हमारे एक्सपर्ट शलल इलानी ने आपको बताया था कि 311 रुपए के ऊपर निकलने के बाद ये शेयर अच्छी रफ्तार से दौड़ेगा। और हमने उससे पूछा था कि 350 के लेवल की उम्मीद हम कब करें। अब तो 325 के ऊपर निकलकर 327 रुपए के प्राइसेस आपको जियो फाइनेंशियल में दिखेंगे। इंडसइंड बैंक का शेयर भी मजबूत है, 1% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। और उसके अलावा जो मजबूती वाले शेयर हैं उसमें आप देखेंगे कि L&T मजबूत है, एक्सिस बैंक मजबूत है, ट्रेंट मजबूत है, और इसके अलावा इटर्नल में भी थोड़ी सी बाइंग है। SBI के शेयर में करीब आधे % की मजबूती पर शुरुआत हुई है, ज़्यादा वहाँ पर कोई एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज आप देखेंगे कि ऑटो शेयरों में हीरो मोटो पर दबाव है, 1.5% के आसपास ये शेयर नीचे आपको दिखेगा। भारतीय एयरटेल थोड़ा प्रेशर में है। रिलायंस के शेयर में भी आधे % की गिरावट है, क्योंकि गिरावट तेजी हमने देखी थी शुक्रवार को, ठीक ठाक 1500 रुपये के ऊपर निकला था। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। M&M मजबूत है ऑटो में, तो कुछ शेयर हैं ऑटो में जो आज बाजार को नीचे खींचने का काम कर दिखाई देंगे। TVS मोटर के शेयर में भी आज आपको कमजोरी पर ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। BHEL ऑर्डर के दम पर ये शेयर ऊपर है, और RBL बंधन ये दोनों शेयर करीब 2.25% की तेजी पर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। केनरा बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आज तेजी पर कारोबार हो रहा है। PNB का शेयर भी ऊपर है और IGL भी करीब 1.25% ऊपर इस वक्त आपको दिखेगा।
अगर हम सेक्टोरल अगर हम इंडाइसिस की अगर हम बात करें तो आज आप देखेंगे कि ऑटो में तो कमज़ोरी है। ऑटो के अलावा जो सेगमेंट कमज़ोर है, आईटी फिलहाल थोड़ा सुस्त आपको दिखाई देगा। इंफ्रा भी सुस्ती पर ही खुला है, लेकिन जहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है वो निश्चित तौर पर निफ्टी का पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है करीब 1% ऊपर है। स्मॉल कैप मिड कैप में भी आज हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। फार्मा में थोड़ी तेजी है, ऑयल एंड गैस में थोड़ी तेजी हो रही है और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी थोड़ी सी बाइंग हो रही है। लेकिन निफ्टी की जो गिरावट है 35 अंक की हो गई है, 25,600 के आसपास है और सेंसेक्स करीब 150 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। जो बड़े मूवर्स हैं, अब देखिए ये जेबी केमिकल टोरेंट फार्मा की डील हुई है, लेकिन जेबी केमिकल का जो शेयर है 6% नीचे ये खुला है और गिरावट इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा नारायण हेल्थ करीब 3% नीचे है। एसबीआई कार्ड में फिर से प्रेशर बढ़ रहा है और एसबीआई कार्ड का जो शेयर है 0.25% नीचे कारोबार कर रहा है। कुछ अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो एलेम्बिक फार्मा में 3% की तेजी है, पीएनसी इंफ्रा करीब 3% ऊपर है। इसके अलावा नेटको फार्मा 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। अरविंदो फार्मा में 2-2.5% की तेजी है। मिंडा कॉर्प 2.5% ऊपर है। फेडरल बैंक में करीब 2% के आसपास की तेजी है और आरती ड्रग्स का शेयर भी करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। आईजीएल एक और शेयर है जहां पर 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो बाजार थोड़ा सा बटा हुआ है। निफ्टी बैंक को भी अपने गेंस को सस्टेन करने में मुश्किल हो रही है। 51 अंकों की ही तेजी है निफ्टी में और निफ्टी बैंक की बात करें तो 50 अंकों की गिरावट एक कंसोलिडेशन वाला फेज शुरुआत में दिख रहा है। 25,600 के आसपास का निफ्टी है। चलिए सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में उनको कहां पर मौके दिखाई दे रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड। फ्लैट कामकाज सोमवार के दिन सेशन की शुरुआत 25,661 के स्तर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी फ्लैट 57,529 पर शुरुआत होती है और वहां से भी गिरावट जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आपको करीब 150 अंकों की नजर आएगी। तो ऊपरी स्तरों से एक तो फ्लैट कामकाज शुरू हुआ, उसके बाद कमजोरी। इस वक्त अगर आप देखें 25,600 के स्तर के करीब निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी में 57,490 के आसपास कामकाज। शिवांगी, बाजार की शुरुआत पर आपकी राय और आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत म्यूटेड ओपनिंग जरूर हुई है, बट ओवरऑल लोअर लेवल्स को जब तक ये होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम यहाँ स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बैन डिक्लाइन की रणनीति हमें कंटिन्यू रखनी है इंडाइसेस पे। ओवरऑल अगर हम लेवल्स की बात करें निफ्टी के लिए तो नेक्स्ट जो है अपसाइड करीबन हम देख रहे हैं 25,750 इमीडिएटली, 25,950 के लेवल्स और सपोर्ट के तौर पे 25,500 के एक लेवल को अहम एक मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखे। इसके ऊपर जब तक होल्ड करते हुए नजर आता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी रहेगी। दूसरी ओर बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि छोटे मंझौले बैंक्स जो है वो आज स्ट्रेंथ में है। पर यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा इंडिगो पर। यहाँ पे लगातार पिछले हफ्ते हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि फॉलो अप एक्शन देखने को नजर आ रहा है। काफी जो ग्लोबल फैक्टर्स थे वो भी ईज आउट होते हुए दिखे हैं और ये सेक्टर में हम देख रहे हैं कि वापस बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। इंडिगो स्पेसिफिकली अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स को अब सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे रोल रिवर्सल है ऑन कार्ड्स। तो यहाँ पे नजर रहेगी मेरी खरीदारी के मौके ढूंढे नेक्स्ट 6100 तक के लेवल्स के लिए और 5780 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। इंटरग्लोब एविएशन करीब 1.5% की तेजी 5892 के लेवल्स, यहां से भी खरीदारी के मौके ढूंढने की राय। 6100 तक के टारगेट्स नजर आते हैं शिवांगी को। सौमिल, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो स्मॉलर स्टॉक्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। स्मॉलर बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक्स में से कैनरा बैंक में बाय करना चाहूंगा। इसमें एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस 110 और ऊपर में 120 का टारगेट। दूसरा स्टॉक होगा डीमार्ट का। डीमार्ट में कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ तोड़ा है और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म बोथ। तो डीमार्ट में एक बाय कॉल। स्टॉप लॉस होगा 4250 और टारगेट होगा 4550।
ठीक है, तो चलिए ये राय एवेन्यू सुपरमार्ट्स ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं और कैनरा बैंक पर भी सोमल के 120 के टारगेट्स के लिए खरीदारी के मौके ढूंढने की राय, 110 का स्टॉप प्लस लगाना होगा। तपन, सोमल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। तपन, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? फिर यहाँ अगर लॉन्ग टर्म की बात करना, एक सेक्टर जो मुझे और अभी मूवमेंट दिख रहा है और अच्छा न्यूज़ आ रहे हैं वो है, आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर नो एक तरह से ना काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी नए रेगुलेशन आए जिसके वजह से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और ना प्रीमियम भी अच्छा खासा ग्रोथ है। तो यहाँ एक स्टॉक लेना चाहूँगा, वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। नो आप देखें कि 16% से ना उनका प्रीमियम बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी 16% से बढ़ी है। अगर हम लोग बाहर के वैल्यू नए बिजनेस का जो टोटल मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 26.5% से बढ़ा है, क्योंकि वो नो अच्छा खासा मिक्स है। पार नॉन पार प्रोडक्ट्स में भी ना 25% का ग्रोथ आ रहा है और इनका मार्केट शेयर वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर प्राइवेट प्लेयर की बात में करें तो 16% के आसपास। मुझे यहाँ लग रहा है कि इनके परसिस्टेंसी रेशियो ऑलमोस्ट 63% से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से भी VNB और एम्बेडेड वैल्यू 4.5-5 साल में डबल हो सकता है, तो यानी 17 से 18% का ग्रोथ आ सकता है। तो अगर लार्ज कैप की बात करें और जिस तरह की इनकी नो ग्रोथ होगी और पूरा फेवरेबल इंश्योरेंस सेक्टर एक कंसिस्टेंट रिटर्न मुझे लग रहा है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस यहाँ से दे सकता है। तो लंबे समय के लिए आप ये स्टॉक को सोच सकते हो बाय करने के लिए। ओके, सो ये राय लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर लगातार फोकस है और इन पर नज़र भी होनी चाहिए। HDFC लाइफ 804 के लेवल्स पर पिछले हफ्ते काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट लाइफ इंश्योरेंस पर और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ तमाम खबरों के चलते भी ये सेगमेंट फोकस पे। गौरांग सर, सिर्फ और सिर्फ ऑटो क्षेत्र के अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल तो इस वक्त दुरुस्त ज़रूर नज़र आ रही है। एनर्जी सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ और इसके ठीक साथ साथ फार्मा और रियल्टी में भी मजबूती का रुझान नज़र आ रहा है और बेंचमार्क से मुकाबले आज ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन है। बाजार खुलने पर आपकी राय? तो देखिए, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में जब से खाड़ी देशों में थोड़ा बहुत शांति प्रस्ताव की बातें सुनी है मानसी, तो बाजार में अच्छा खासा ऊपर के तरफ का रुझान हमने देखा है। अब दिक्कत यह है कि इस प्रकार की तेजी देखने के बाद अनिवार्य है बाजार थोड़ा दायरेबंद कारोबार भरे, मुनाफा वसूली आए और फिर एक बुनियाद बना करके वापस ऊपर के तरफ के दायरे में। क्षेत्र के आधार पर मुझे लग रहा है जो स्थानीय संकेतों के ऊपर ज्यादा निर्भर है। जैसे आपने अभी ऊर्जा क्षेत्र की बात की, तो ऊर्जा क्षेत्र अभी कार्यक्रम की शुरुआत में अभिषेक भाई ने हमको टेलीकॉम क्षेत्र के बारे में पूछा था, वो अच्छा लगता है। वित्तीय क्षेत्र हमें बहुत ही बेहतर लगता है मानसी, आने वाले समय में जिस प्रकार से ब्याज दरों में कटौती हुई और ऋण की मांग बढ़ेगी वो अच्छा लगता है। सीमेंट, अक्सर इसकी क्षेत्र की ज्यादा बातें होती नहीं है, तो सीमेंट और रियल एस्टेट ये कुछ क्षेत्र है जो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। निफ्टी रियल्टी पे जो है इम्पोर्टेंट राय गौरांग सर की, लेकिन शिवांगी, एक स्टॉक इटर्नल इस पे नज़र डालते हैं। इस महीने अगर जून के महीने की बात करें तो थर्ड हाईएस्ट गेनर रहा है निफ्टी इंडेक्स में, लगभग आप कह सकते हैं 11% का रिटर्न आया। 260 लेवल्स के अब कंफर्टेबली ऊपर है। बहुत दिन कंसोलिडेशन हुआ था 240 पे, फिर जो है एक दो हफ्ते में 250 लेवल्स पे दिखा, अब 260 के ऊपर जो है कंसोलिडेट कर रहा है इटर्नल का, जोमेटो के शेयर्स के। तो इस पे इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स रहेंगे ज़रा बताएं। ऑलरेडी रनअप आ गया है, 11% ऊपर है जून के महीने में, लेकिन यहाँ से क्या और स्टीम लगता है कि कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है? शिवांगी। जी शरद, इटर्नल एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी अच्छी बेहतरीन रूप से होनी चाहिए। और इसमें हमने देखा है कि स्टॉक में लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस में पिछले 4 महीनों से हायर टॉप बने हैं, यानी कि स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल अपमूव हो रहा है यहाँ पे। और बुल्स कोई भी छोटे डिक्लाइंस में यूटिलाइज किए हैं इस मौके को। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। पोजिशनल और इंट्राडे दोनों में ही मोमेंटम काफी अच्छे हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 270 तक के लेवल्स के लिए हम इसको चेस कर सकते हैं। अब पोजिशनली 300 तक की तैयारी यहाँ पे हो रही है। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है इटर्नल को देखते हुए। लेकिन एक और कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको लेके जो है ऑफकोर्स बहुत बातचीत हुई है और अब देखें तो
जून के महीने में लगभग 15% का जो है मंथ टू डेट बेसिस पे जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। तपन जी, आपसे पूछना था ये सवाल कि ओवरऑल जो है किस तरह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फंडामेंटली लग रहा है। ऑफ कोर्स बहुत एनालिस्ट का मानना था कि आप कह सकते हैं कि बाय इट एंड फॉरगेट इट वाला जो थ्योरी है वो आता है, पर धीरे धीरे करके इनको ब्रोकिंग लाइसेंस आ रहा है और भी अनाउंसमेंट्स आए जा रहे हैं और एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल रही है, खास करके पिछले 7 से 10 सेशंस में। तो यहाँ पे किस तरह जो है प्रेजेंट करता है तपन, जरा बताएंगे जियो फाइनेंशियल? जियो फाइनेंशियल शरद, थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी और मैंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं एक्चुअली 220 के आसपास से मैं इसमें काफी बुलिश हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा रोड मैप दिया है कि 2 साल वो कैसे जाना चाहते हो। जिस तरह से रिलायंस का एजुकेशन है वो काफी हद तक यहाँ दिख भी रहा है, और ब्लैक रॉक से ऐसे तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी लाइसेंस आ गया ब्रोकिंग, तो ऑफकोर्स ब्रोकिंग बिजनेस में एक अच्छा खासा बड़ा प्लेयर आ रहा है। एएमसी भी स्टार्ट हो, एएमसी का मुझे जितना याद है लिक्विड फंड अभी लॉन्च होने वाला है इसी मंथ एंड में, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, और खास करके देखना पड़ेगा जब वो क्रेडिट ग्रोथ किस तरह से बढ़ाएंगे। जियो मार्ट का भी वो काफी हद तक यूज कर रहे हैं उनके डेटा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने, लोन देने के लिए। तो हर जगह से रेवेन्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लग रहा है 1-2 क्वार्टर में आएंगी, और प्राइस टू बुक वैल्यू अभी काफी लो है, लेकिन ओवरऑल ये बढ़ रहा है। अभी 220-230 के आसपास ना, बिलो अराउंड 1 के आसपास घूमा था, अभी अराउंड 1.7 के आसपास है। तो भी कंपेयर टू अगर आप बजाज फाइनेंस के सामने देखो ना, तो उनका तो 5 के आसपास है, तो काफी लो है। ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बजाज फाइनेंस का तो काफी बड़ा हिस्ट्री है, लेकिन मुझे जो अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर हो बजाज फाइनेंस का तो ये जियो फाइनेंशियल है। मेन देखना पड़ेगा 2 साल में इनका जो रोड मैप जो उन्होंने दिया है उस पे कैसे वो खड़े उतर रहे। अगर वो सही में एग्जीक्यूशन रहा तो आई थिंक यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एट एवरी डिप्स किसी को भी अगर बाय करना है तो आप जियो फाइनेंशियल विथ अ गुड प्रोस्पेक्ट आप कर सकते हो बाय। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम चार्ट एक बार दोनों को स्क्रीन पे लाएं डायरेक्टर साहब, एक बजाज फाइनेंस और दूसरा वॉल्यूम चार्ट लाइए आप जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। पिछले 3 महीने के चार्ट में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने मिल रहा है, लेकिन ऑफकोर्स मोमेंटम बजाज फाइनेंस की तरफ भी है। लेकिन ऑफकोर्स फाइनेंशियल्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज फाइनेंशियल्स हैं, लेकिन अभिषेक और कुछ सेगमेंट्स में एक्शन देखने मिल रहा है, कोई सेक्टर्स में ब्रॉडर इंडिसेस में आपको लग रहा है? बड़े एक्शन ज़्यादा नहीं है शरद, बट ये है कि हाँ लोअर लेवल से बाजार में देखिए बाइंग आई है, और निफ्टी की जो गिरावट है रफली 20 पॉइंट की ही रह गई है, और निफ्टी सपाट है 25,600 के आसपास। लेकिन रह के नज़र जा रही है जेबी केमिकल एंड फार्मा पर 6% से ज़्यादा की गिरावट है, क्योंकि टोरेंट फार्मा ने इनको खरीदने के लिए डील किया है, KKR से वो स्टेक बाय आउट करेंगे, और 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील है। लेकिन चूंकि ये जो डील हुई है वो 1,600 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है, जो मेजॉरिटी वो स्टेक बाई कर रहा है टोरेंट फार्मा, उसके चलते शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। 1,688 रुपये का भाव है, 6.25% टूटा हुआ ये शेयर। तपन सर जरा बताएंगे जेबी केमिकल अब तो क्या होगा कि आगे जाके इसका फिर मर्जर भी होने वाला है टोरेंट फार्मा में, स्वैप रेशियो वगैरह भी आ गया है। इसके निवेशक करें क्या जेबी केमिकल के? मुझे या गौरांग सर को पूछा? सॉरी, आपको सर, आपसे। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। देखो जेबी केमिकल का जैसे आपने बोला 1,600 रुपए का है, तो ऑफकोर्स वो एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ऑफकोर्स टोरेंट फार्मा के लिए तो बहुत अच्छी डील है, काफी टाइम से चल रहा था। और जेबी केमिकल का प्रोडक्ट साइज देखो तो बहुत ही अच्छा है। अगर क्रोनिक प्रोडक्ट्स देखो, CDMO एक लीडर है, तो एक तरह से ये मर्जर आगे जाके काफी सारी सिनर्जी करेगा। लेकिन काफी टाइम से ये न्यूज में था, तो टोरेंट फार्मा में भी आपने अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये 1,600 रुपए के आसपास है, और आगे 23% भी इसी प्राइस के आसपास आने वो एक्वायर करने वाले हैं। तो थोड़ी मंदी, थोड़ी कह सके जेबी केमिकल से प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन एज ए शेयर होल्डर आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है, वेट कर लो, ये मर्जर होगा। लेकिन वो मर्जर होने के बाद जो सिनर्जी होगी, आई थिंक 1-2 साल में मुझे लग रहा है कि वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहेगा मर्जर। और यहाँ से जो एक एक्सपोजर मिलेगा जो कंबाइंड एंटिटी को यूएस के में प्लस CDMO क्रोनिक डिसीज में, वो एक यूनिक होगा। टोरेंट फार्मा इटसेल्फ उनके पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो सिनर्जी अच्छी है। थोड़ा जो भी अगर शेयर होल्डर है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6% डाउन है, तो बेच के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जेबी केमिकल को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन शिवांगी आपसे जरा व्यू चाहिए ना हीरो मोटो के शेयर पर। 3,500 रुपए के भाव से देखा हमने कि स्मार्ट रिकवरी आई,
लेकिन कहीं ना कहीं 4,300 से 4,400 की रेंज में जाके ये शेयर बार बार फंस रहा है, उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है और पिछले 2-2.5 महीने से बहुत ही टाइट रेंज में है। आज तो निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है, हालांकि 2% के आसपास की ही गिरावट है। हीरो मोटो, क्या इसमें रणनीति होगी? क्या ये शेयर बाय ऑन डिप्स वाला है और क्या इस भाव पर खरीदना है? आपकी बात करें पिछले 24 दिनों के बैंड को अगर हम नजर रखें तो बिल्कुल ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे 2 बार हमने देखा कि बैंड को रीटेस्ट करते हुए जरूर यहाँ पे एक लेवल्स देखने को मिले और हायर जोन्स पे एक बाइंग भी कोशिश हुई, बट ओवरऑल मोमेंटम ना होने के कारण 4450 के आसपास जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिली है। तो ओवरऑल मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ऑटो स्पेस में बेटर स्टॉक्स है जिनमें मोमेंटम है, उनको हम नजर रख सकते हैं। बट ओवरऑल ये स्टॉक जो है काफी एक कंसोलिडेटिव बैंड में है और वेट एंड वॉच की ही नजर आ रहेगी। कंसोलिडेशन में है, वेट इन वॉच की सलाह है इसके लिए। लेकिन चलिए जरा इंटरग्लोब के चार्ट को भी देखते हैं और करीब 7 सत्र की एक तरफा तेजी इंटरग्लोब में आई है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स छंटे, एयर स्पेस वगैरह खुले हैं। अब ईरान जैसे देशों ने अपने एयर स्पेस खोले तो निश्चित तौर पर कॉस्ट के फ्रंट पर एक रिलीफ की खबर। पैसेंजर्स भी बढ़ रहे हैं अब इंटरग्लोब एविएशन के लिए लगातार। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट शेयर की बात करें तो 65% के आसपास है, थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है प्रीवियस मंथ से और ये शेयर अब आ गया है 5,939 के नए हाईज पर। तो रिकॉर्ड हाई बनाया है इंटरग्लोब एविएशन के शेयर ने, 2% की तेजी है और क्रूड का गिरना लगातार सपोर्ट कर रहा है इसको। इंटरग्लोब, शिवांगी जी व्यू आपसे ही चाहिए। अगले टारगेट आप क्या देख रही हैं और मान लीजिए किसी को नई एंट्री करनी हो तो क्या इस भाव पर भी करें कि अब वेट कर ले और करेक्शन पर ही शेयर में कोई बाइंग करे? जी अभिषेक, इंडिगो आज के मेरे टॉप कॉल में भी शामिल था और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी शानदार रूप से फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते एक कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ब्रेकआउट नजर आया और आज कंफर्मेशन भी नजर आ रही है बाइंग की। तो यहाँ पे बिल्कुल हम खरीदारी की सलाह ढूंढ रहे हैं और नेक्स्ट जो टारगेट्स मैंने रेकमेंड किए वो अराउंड अबाउट 6100 तक के लिए है, तो वहां तक के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। 5780 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और उसको ट्रेल करते हुए आगे कर सकते हैं। 5800 का एक स्टॉप लॉस अहम रहेगा। 5800 रुपए का स्टॉप लॉस आप कर लीजिए। 6100 रुपए का टारगेट होगा इंटरग्लोब एविएशन के लिए। तपन जी, आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में बंधन बैंक लीड लेता हुआ दिख रहा है, 3% की तेजी है, लेकिन बंधन बैंक अगेन उसी जोन में पहुंच गया है जहां से वो रिवर्सल भी दिखाता है। 185 से 190 के रेंज में या फिर 185 से 195 वाली आप रेंज कह लें। 200 रुपए पार करने में थोड़ी दिक्कत फेस कर रहा है बैंक ये। कितने पॉजिटिव है आप बंधन बैंक को लेकर? और मान लीजिए कोई अगर निवेश करना चाहता है तो उसको आप सलाह देंगे क्या ये बैंक खरीदने की? अभिषेक जी, बंधन बैंक नो एक तरह से काफी डिजास्टर रहा कुछ सालों में। अगर 5 साल का भी मैं रिटर्न देखूं तो नेगेटिव ही है। जब बैंकिंग स्टॉक्स इतने बढ़ गए, ये स्टॉक अभी नहीं चल रहा। उसका वन ऑफ द मेन रीजन था कि जो एमएफआई लैंडिंग जो कर रहे थे, आपको याद हो तो ना 6 महीने पहले या 1 साल पहले, वो 2 साल बहुत ही खराब रहे एमएफआई लैंडिंग के लिए। उसमें बंधन बैंक ने बहुत बड़ा हिट लिया क्योंकि ये बैंक जब आई थी उसी से ही आई थी, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग से। और वही होता है, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में थोड़ा भी क्रंच आता है ना, थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है हाई इंटरेस्ट रेट में, तो ये डिजास्टर होता है। या तो जीडीपी थोड़ी स्लो डाउन हो तो भी प्रॉब्लम होता है। तो वही बंधन बैंक ने देखा। तो ये जो मूवमेंट है वो मुझे तो इतना एक्साइट नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें कंसिस्टेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए एंड प्लस किस तरह का लोन बुक है। लोन बुक अभी भी बंधन बैंक का घड़ा बहुत ही वीक है। मैनेजमेंट ने उस तरह से नेविगेट नहीं किया जिस तरह से, क्योंकि उनके सीएमडी काफी जाने माने और काफी कहते हैं ना कि सबको अपेक्षा बहुत थी कि कुछ करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। एचडीएफसी का भी कुछ हुआ था, स्टेक एंड ऑल दैट, लेकिन ऑनेस्टली आई एम नॉट कन्विंस कि बंधन बैंक का ये जो रिकवरी आई वो आगे जाके होगी मे बी 10-20% बढ़ेंगे, लेकिन काफी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में जो आप देख सकते हैं कंपेयर टू बंधन बैंक।
काफ़ी अच्छे स्टॉक निजी बैंक क्षेत्र में बंधन बैंक को वॉच लिस्ट में रादर अवॉइड कैटेगरी में रखने की राय, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नज़र ज़रूर रखी जाए। इस वक्त ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंकों की बिकवाली है मार्केट में। आज सुबह जब स्ट्रैटेजी भी हम आपको बता रहे थे, टेक्सटाइल मार्केट का ओवरऑल पॉजिटिव ज़रूर है और इसी के चलते हमने आपको कहा था कि गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढें और तेज़ी में अपनी एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ में मुनाफा भी कहीं से अगर पार्ट प्रॉफिट भी अगर बांध सकते हैं तो उसका एक नज़रिया रखें। अब गिरावट है तो गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी कहाँ हो ये ढूंढना बेहद ज़रूरी है। अच्छे प्लेयर्स में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढना जो है वो एक अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रैटेजी कही जाती है। डिविडेंड प्ले के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वेदांता, इस स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। गिरावट में क्या इसे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। SBI कार्ड्स के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखेंगे वहाँ पर अच्छा खासा एक्शन हमने पिछले दिनों देखा था। ब्रोकरेजेस का ये कहना था कि 1000 और उसके पार के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। आज ये मौके दे रहे हैं ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स 973 के लेवल्स पर। तपन इन दोनों स्टॉक्स पर आपसे राय जानना चाहेंगे, फर्दर क्या डाउनसाइड विजिबल नजर आती है? अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो किन स्तरों पर ढूंढी जाए? SBI कार्ड अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। अगर आप ऑलमोस्ट 6 महीने की पहले की बात करें तो अभी ये पीछे 6 महीने में ना ये काफ़ी ऑलरेडी भाग चुका है। और जो जिस तरह से रेशियोज जो अगर मैं देखूं वैल्यूएशन प्रोसेस थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो वो आगे जाके ना कंज्यूमर लोन्स और वो सब लोअर इंटरेस्ट में देंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कंसोलिडेट होगा इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ से मुझे ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से SBI कार्ड बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा नीचे आएगा फिर आप फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। वेदांता भी एक अनदर केस है जो अच्छा खासा बढ़ गया था। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड प्ले की बात हो रही थी, उसके वजह से थोड़ी एक्साइटमेंट थी। और मेटल भी अभी थोड़ी तेजी में है तो वो भी थोड़ा फ्यूल कर रहा है। लेकिन वेदांता इस लेवल पे या इस लेवल पे नहीं, मैं भी इसमें बाय ऑन डिप्स ही बोलूंगा क्योंकि ये अच्छा खासा बढ़ गया है। लेकिन प्रॉस्पेक्ट ठीक ठाक है, इतने खराब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हर मेटल में तेजी आ रही है तो एटलीस्ट शॉर्ट टाइम में मुझे लग रहा है कि ये सस्टेन रहेगा। तो लेकिन एट अ लोअर लेवल आप सोच सकते हो बाय करने के लिए, ऑफ कोर्स डिविडेंड प्ले और थोड़ी एप्रिसिएशन के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा यहाँ पर गिरावट दिख जाए तो एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काफ़ी चल गए दोनों स्टॉक्स और आज बिकवाली ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन फर्दर डाउनसाइड अगर नज़र आए तो एक बार आप सोच सकते हैं दोनों स्टॉक्स में लॉन्गर टर्म प्ले काफ़ी पॉजिटिव फंडामेंटल ज़रूर देखेंगे आप। हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए, खबर है एक और उसी का असर इस वक्त हिंदुस्तान कॉपर में हम देख रहे हैं। हरे निशान के साथ स्टॉक में ट्रेड शुरुआती ट्रेड की तो होती हुई शुरुआत नजर आई थी। IOC के साथ करार किया है क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की नीलामी में हिस्सा लेने की खबर। ऑलमोस्ट 2% के गेंस इस स्टॉक में। और पिछले दिनों हमने देखा है न्यूज़ फ्लोज के चलते क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक्स, इनके चलते काफ़ी हद तक ये सारे स्पेसेस, ये स्टॉक्स फोकस रेडार पर भी रहे हैं। ताज़ा खबर और इस खबर का असर इस वक्त हिंदुस्तान कॉपर पर। तपन आपसे एक टेक 280 के लेवल्स पर इस स्टॉक पर जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर भी एक ऐसा स्टॉक है जो ऑफ कोर्स काफ़ी एप्रिसिएशन हो गया है ना, ऑलमोस्ट 30-40%। मेटल इंडस्ट्री में अच्छी खासी तेजी। और अगर मैं इनका P&L भी देखूँ तो ऑफ कोर्स या लास्ट क्वार्टर का तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही थी और सस्टेन हो सकती है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर और, क्योंकि चाइना में थोड़ी डिमांड वापस आ रही है और ये जो डील भी है वो भी अच्छी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 12-6 महीने साल के लिए यहाँ से भी मुझे अपसाइड दिख रहा है, 10-20% देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सच बोले तो क्योंकि ये कॉमोडिटी बिजनेस में, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इसमें यहाँ ज़्यादा रहती है, आई थिंक एग्जिट भी इंपॉर्टेंट रहेगा हिंदुस्तान कॉपर के मामले में। तो आगे जाके अगर 20% के आसपास बढ़ता है तो आई थिंक समवन शुड एग्जिट, क्योंकि वापस साइकिल डाउन टर्न में ये कभी भी 40-50%, 30-40% गिर सकता है। जी बिल्कुल, एग्जिट की स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान कॉपर के लिए। लेकिन आज चर्चा में है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार लाइए, स्टॉक पे जो भारी गिरावट आई है, ओवर रिएक्शन है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति है, इस पे तो हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ है उस पर मैं थोड़ी बात कर देता हूँ। यहाँ पे इनकी जो बैंक के जो MD और CEO हैं श्री कृष्णन हरा शर्मा, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और इसके साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी जो है रेजिग्नेशन दिया। इनका नाम है शेखर राव। तो 2 बड़े रेजिग्नेशंस आ रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि अब जो है वो प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट का नए MD ED का वो शुरू कर रहे हैं।
और कुछ डिफरेंसेस आए हैं, ये जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर्स ने फ्लैग किया कि लगभग 1.5 करोड़ के एक्सपेंसेस जो हैं बोर्ड अप्रूवल के बिना हुए हैं, और एक्सपेंसेस जो हुए हैं जिसमें कंसल्टेंसी और कैपिटल आउटले है उनको वो रिकवर भी कर सकते हैं। और ऑडिटर्स ने ये बात को एम्फेसिस ऑफ मैटर्स ने FY25 के अकाउंट्स में किया, और बैंक ने कहा है कि मैटर अब रिजॉल्व हो चुकी है एमिकेबली। लेकिन इसमें ओवर रिएक्शन है कि नहीं वो तो ज़रूर देखेंगे। लेकिन शिवांगी, टेक्निकली जो है कर्नाटक बैंक के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? माफ़ करिए तपन, ज़रा कर्नाटक बैंक के बारे में बताएं कि यहाँ पे जो है खरीदारी के मौके आ सकते हैं कि ज़्यादा ओवर रिएक्शन हो रहा है इस बार? नहीं, कर्नाटका बैंक अगर आप देखें ना तो उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी ना इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है। और ये जो मामला आया है जो मैनेजमेंट का, वो अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं, क्योंकि 1.5 करोड़ का आप कुछ बोल रहे हैं, हमने इंडसइंड बैंक में भी देखा। फिर आप बोलेंगे नहीं ओवर रिएक्शन है, बाय कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती ना, वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग इट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, काफी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और कर्नाटका बैंक की भी मैं बात करूं ना, ओवरऑल कुछ साल से प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन पीछे 1-1.5 साल से काफी उनको प्रॉब्लम आ रही है। एंड वो इश्यूज यहाँ दिख रहे हैं, अभी उनके प्राइसिंग में भी दिख रही है। और मेरे हिसाब से ना इस लेवल पे अगर आपको बोलूँ तो आई थिंक साइड में रह के पहले ये देख लिए क्या है ये केस, और जब तक नया अप्रूवल नहीं आएगा ना, इट विल टेक टाइम, क्योंकि मार्केट को भी चाहिए कि कौन नया एमडी आता है और कौन पोजीशन लेता है, क्योंकि सीईओ जो भी हैंडल करेगा उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। तो मार्केट मुझे नहीं लगता है कि सडनली यहाँ से जंप मारेगा। कर्नाटका बैंक आई थिंक ऑप्शन बाकी है, यहाँ से वेट कीजिए। यहाँ इस लेवल पे तो मैं ना ही बोलूंगा लेने के लिए। बिल्कुल तपन, यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स कर्नाटक बैंक के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है बैंकिंग स्पेस में, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन कर नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस के अलावा तपन कंजम्पशन स्पेस पे जो है आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ पे कोई सेक्टर या स्पेस आपको अट्रैक्टिव लग रहा है करंटली? ऑफ कोर्स जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही बात करेंगे। और इंटरेस्टिंगली अगर अच्छा लग रहा है तो कौन सा सेगमेंट अच्छा लग रहा है, ज़रा बताएं, कौन से स्टॉक रहेंगे आपके फेवरेट्स में? वेल ऑफ कोर्स कंजम्पशन सेक्टर तो अच्छा ही है, लेकिन उसमें कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी की बात मैं करूंगा, क्योंकि वहीं ज़्यादा तेज़ी दिखेगी। और काफ़ी सारे हैं उसमें, और खास करके अगर मैं एक सेगमेंट लेना चाहूँगा तो एक होटल इंडस्ट्री आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है। अगर पीछे 2 साल से देखो, एवरेज रेवेन्यू पर रूम बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर मैं इंडियन होटल की बात करूँ तो 16% का ग्रोथ आ रहा है। और प्रॉपर्टीज़ और इनके जो पाइपलाइन होते हैं वो भी काफ़ी सारे कंपनीज के हेल्दी है। और इंडियन होटल की कुछ 25,000 करोड़ की हेल्दी ऑर्डर बुक आगे जाके है, वो नई प्रॉपर्टीज आने वाली है। और नो यहाँ फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ आज अभी देखिए वैकेशन होता है, कहीं भी वो लोग है ना वीकेंड में होटल्स में जाके स्टे करते हैं, नो शादियाँ वहाँ होती है, तो बहुत ही अच्छी खासी टेलविंड दिख रही है। और हमारा जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो एक होटल इंडस्ट्री मुझे लग रहा है उस अच्छा है, और उसमें काफी सारे अच्छे हैं। आप देखिए ओवरऑल इंडियन होटल अच्छा कर रहा है, लेमन ट्री अच्छा कर रहा है, EIH, और काफी सारे होटल्स है जो ओवरऑल अपना एक्सपेंशन प्लान भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक सिंदूर ऑपरेशन था जिसके वजह से वो जम्मू कश्मीर में थोड़ा प्रॉब्लम, तो वहाँ एक इशू, लेकिन वो भी हो जाएगा। आई थिंक जम्मू कश्मीर में भी 3-6 महीने में वो वापस विजिटर जाएंगे, तो यहाँ से मुझे ये एक अच्छा सेगमेंट लग रहा है जो कोई देख सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये राय होगी इंडियन होटल्स के शेयर पर। बाजार पर एक नजर डालते हैं, और निफ्टी की जो गिरावट है थोड़ी सी बड़ी है, 50 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 29 अंकों की गिरावट, कंसोलिडेशन साफ दिख रहा है। उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं कि बाजार को अब ना फ्रेश ट्रिगर का इंतजार है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने नया रिकॉर्ड हाई तो बना दिया है। ऑटो नंबर आएंगे, अब कल से आने की शुरुआत हो जाएगी 1 तारीख से, और 1 तारीख को 2 तारीख को आएंगे कुछ नंबर्स। और उसके अलावा हम देखेंगे कि अर्निंग सीजन पर जून तिमाही के नतीजों पर बाजार का फोकस शिफ्ट होगा। और रेसिप्रोकल टैरिफ की जो डेडलाइन है, जो राहत मिली थी 90 दिनों की, वो 8 जुलाई को खत्म हो रही है। तो देखते हैं कि उसके पहले क्या सिनर्जी बनती है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड्स को लेकर। आज हम देख रहे हैं कि दिग्गजों का सपोर्ट भी गायब है। सरकारी बैंकों में बाइंग हो रही है, सबसे ज्यादा चढ़ने वाला सेक्टर है, करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। और थोड़ी थोड़ी बाइंग हम देख रहे हैं कि फार्मा में हो रही है। मतलब आज दिग्गजों का मूव बाजार में नहीं है। स्मॉल कैप में बाइंग हो रही है, लगातार 7 सत्र में इंडेक्स चढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, और आज 0.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। SBI 1% ऊपर कारोबार कर रहा है।
तपन जी, SBI एक रेंज में फंसा हुआ शेयर दिख रहा है 820 780। SBI को मान लीजिए किसी को अगर खरीदना हो निवेश के लिए तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया प्राइस कौन सा होगा? जी अभिषेक जी, SBI नो एक ऐसा स्टॉक है जो मूव ही नहीं हुआ है कितने टाइम से, और सबको लग रहा है कि हाँ अच्छा है बढ़ेगा, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। और ये जो 25,000 करोड़ का जो QIP की बात हुई, चलो मान लेते हैं कि वो ग्रोथ में हो, ग्रोथ के लिए वो लोग लेने वाले, पहले उन्होंने ना बोला था कि हम लोग ना कोई टाइप का QIP नहीं लाने वाले, पहले सडनली वो लेके आए, तो उनको लग रहा है कि आगे जाके अपॉर्चुनिटी है, आगे जाके उनको, क्योंकि 25,000 करोड़ का वो लेते हैं तो सामने 2.5 लाख करोड़ की वो डायरेक्टली क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये रेंज में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ से 10% नीचे भी आई थिंक ये बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक है SBI बाय करने के लिए, क्योंकि ये जो रेपो रेट कट हुआ है तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा इनका। PSU का खास बढ़ता है क्योंकि उनके जो रेट्स होते हैं ना वो जल्दी नीचे आते हैं इनका, और कस्टमर भी अभी भी SBI पे काफ़ी कह सकते डिपेंडेंट है और या तो कैसे भरोसा करते हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ मुझे यहाँ से कंपनी का अच्छा लग रहा है, बैंक का अच्छा लग रहा है, NPA भी कंट्रोल में है, और ये जो ग्रोथ कैपिटल की बात करें QIP, वो भी अगर ट्रिगर हो गया 2-3 महीने में तो हाँ थोड़ा सप्लाई आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये अच्छा लेवल है। यहाँ से 10% मिले तो और अच्छा है नीचे। ठीक है, तो SBI पर इस वक्त ये टेक इस वक्त आपको मिलता हुआ काफ़ी फ्लैट कामकाज मार्केट में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। बेंचमार्क्स आज एक रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप की तस्वीर एक बार ज़रा देखें। ओके, यहाँ पर भी तेज़ी के साथ शुरुआत ज़रूर हुई थी, लेकिन गेंस मिड कैप में एटलीस्ट प्रेजल आउट होते हुए स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन और तेज़ी की चाल हम देख रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एटलीस्ट 100 अंकों के ऊपर की तेज़ी पर इस वक्त टिका हुआ है। स्मॉल कैप प्लेयर्स की ही अगर बात करें और चुनिंदा स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर जिसका अभी हमने जिक्र किया, यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन है। एक्सचेंज एंसिलरी वाले काउंटर्स पर नज़र होनी चाहिए। कैम्प्स, BSE लिमिटेड, एंजल वन, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। BSE लिमिटेड में गेंस फ्रिजल आउट हुए हैं, वो अब भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन कैम्प्स के स्टॉक प्राइस में करीब 1.5-2% की तेजी, एंजल वन में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5% का इजाफा। ये एक्सचेंज एंसिलरीज पर आपकी राय? और BSE लिमिटेड तो वैसे अब हम देख ही रहे हैं गेंस लगातार फ्रिजल आउट होता हुआ, पंप एंड डंप वाली बातचीत BSE लिमिटेड के लिए अब होती हुई। तपन आपका टेक क्या होगा 2768 के लिए? वेल, BSE लिमिटेड आपको जब ये HDFC फाइनेंशियल्स का जो IPO आया था, आपको पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम में नो जो चल रहा था उससे अनलिस्टेड शेयर्स में जो बिक वाली होती है उसके 40% डिस्काउंट में IPO का बैंड आया। अभी सबको डर लग रहा है कि भाई NSE IPO जो 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन बोल रहे, क्या NSE का IPO अगर 1-2 महीने में आ जाता है, क्योंकि सेबी का नोड आ रहा है, तो क्या उसका भी डिस्काउंट आएगा? अगर हुआ तो BSE उसके भरोसे अभी काफी भाग रहा था, हमें भी पता है। ऑफ कोर्स ऑप्शंस और वो सब के वॉल्यूम्स बढ़े, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सबको पता था कि ये क्यों भाग रहा है, क्योंकि NSE का IPO है। तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा ओवरहैंग रहेगा। अगर NSE का IPO अगर थोड़ा अंडर कहते हैं ना नीचे आएगा, तो प्राइस में नीचे आएगा, तो BSE के शेयर में भी इम्पैक्ट है, जो मुझे लग रहा है होगा शायद ऐसा, क्योंकि HDFC का उस तरह था और प्लस भाग गया है, अच्छा खासा भाग गया, तो थोड़ा करेक्शन आएगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर मैं बोलूं BSE इज अ लॉन्ग टर्म प्ले, आपको यहाँ 10-20% भी नीचे मिलते हैं तो देखो इसको पकड़ नहीं पाओगे, बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, ये हाई पी रेशियो स्टॉक रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे है क्योंकि मार्केट नो अच्छा खासा बढ़ेगा यहाँ से 10-20 साल, और ये दो ही प्लेयर है। तो बस एक NSE IPO आपको ध्यान से देखना है, या तो आप NSE IPO का आने दो, फिर आपको एंटर करने तो भी कर सकते हो। है तो ये एक राय एक्सचेंज एंसिलरी की चाल में इन पर्टिकुलर BSE लिमिटेड पर सीमेंस के चार्ट्स पर एक बार फोकस होना चाहिए। अच्छी खासी मजबूती के साथ इंटीग्रेटेड सोल्यूशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बनाती है कंपनी, और इस स्टॉक में अच्छा इजाफा है। इस वक्त 3% की तेजी आप देखेंगे दिन के उच्चतम स्तर पर। फ्लैट कामकाज जहां बाजार में, इस स्टॉक में अच्छी तेजी। तब लगभग पॉजिटिव्स ही हैं फंडामेंटली। ट्रिगर पॉइंट्स अगर देखेंगे लगातार अपने डेट को रिड्यूस किए हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। कैगर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है पिछले 5 साल में, ऑलमोस्ट 18-19% के। लेकिन पिछले 1 महीने या 6 महीने में ये स्टॉक इतना नहीं चला, और पिछले 5 सेशन से ही ये गेंस जो हैं ये बढ़ना शुरू हुए हैं। यहाँ से आपकी राय क्या होगी चार्ट्स पर, किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए? क्योंकि पिछले 1 महीने के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे
इतनी तेजी थी नहीं और पिछले 5 सेशन में इजाफा देखने को मिला है। जी, सीमेंट्स कैपिटल गुड सेक्टर में ओवरऑल मैं काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ना गवर्नमेंट कैपेक्स नेक्स्ट 5 साल में डबल होने वाला है। अभी तक जो स्पेंड किया उससे डबल का स्पेंडिंग करेंगे। अभी कुछ इस साल 12 लाख के आसपास करोड़ का करेंगे, उसमें से 1.5 से 2 लाख करोड़ आप ट्रांसमिशन में होंगे। तो आगे जाके डिमांड बहुत है। और मैंने क्योंकि ये सीमेंट्स और एबीबी सब हमारे अहमदाबाद बड़ौदा साइड ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे पता है उनके एम्प्लॉय से भी बात करते रहते हैं। उनके बहुत ही अच्छे ऑर्डर बुक है। एक्चुअली वो उनको स्कैरसिटी हो जाती है और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं। तो हाँ, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका था, तो थोड़ा करेक्ट आ रहा है, लेकिन करेक्ट हुआ है, लेकिन ये नीचे के लेवल पे बहुत ही अच्छा बाय होगा। और ये सब जिस लाइन में है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल दैट, नो, वो इतना इजी नहीं है रेप्लिका करना। कुछ ही कंपनीज है जो इन बिजनेसेस में है और ये रहेगी, और इनके पास एक्सपर्टाइज भी है। तो ऑर्डर बुक बड़ा है और आगे जाके एनर्जी सेक्टर काफी बढ़ने वाला है, रिन्यूएबल्स एंड वो सब। तो उसमें ऑफ कोर्स इनको ऑर्डर आते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से सीमेंट्स अगर इसके नीचे आपको मिल रहा है, लॉन्ग टर्म प्ले के लिए एक अच्छा प्ले है। वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, आप चाहो तो वेट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ रहा है और डिमांड अच्छा है और एनर्जी सेक्टर बढ़ेगा, तो सीमेंट्स का चांसेस बहुत अच्छे कि यहाँ से भी बढ़ेंगे। नजर होनी चाहिए इन स्टॉक्स पर। और चलना शुरू हो चुके कैपिटल गुड्स के लिए आगे भी आउट परफॉर्मेंस की ही रेटिंग। अगर एनालिस्ट रिकमेंडेशंस की भी बात करें, ज़्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है कि यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी बढ़ती दिखेगी और यहाँ पर मजबूती के साइंस नज़र आ रहे हैं। तपन का भी यही नज़रिया है, कैपिटल गुड्स स्पेस पर पॉजिटिव आउटलुक। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। ऑप्शन के चैंपियन में अपनी दमदार रणनीति लेकर अजीत मिश्रा रेलिगेयर ब्रोकिंग से हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, गुड मॉर्निंग। बताएं आज कौन सी ऑप्शन की रणनीति है आपके पास? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जिस तरीके से अभी मार्केट में पॉजिटिव टोन बना हुआ है, लास्ट हफ्ता था हमारा कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट का। तो पहले तो जो स्टॉक्स जिन्होंने लीड करना था वहाँ पे परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आई है अक्रॉस द सेक्टर इंक्लूडिंग ऑटो। अब यहाँ पे कुछ एक कैंडिडेट्स ऐसे हैं ऑटो बास्केट में जहाँ पे कि अब रिवर्सल साइन बन रहे हैं, स्पेशली इन द 2 व्हीलर स्पेस, बजाज ऑटो, हीरो मोटोको। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर हो रहा है, और कंसिडरिंग कि अभी बजाज ऑटो में काफी स्ट्रांग बेस बना है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, यहाँ से जो रिबाउंड आएगा इट कुड बी वेरी श्योर। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 8500 के कॉल के साथ, जो करीब 250 के पास अभी ट्रेड कर रही है। एक 210 के स्टॉप लॉस के साथ 330 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम लॉस 3150 तक का हो सकता है, जहाँ पे कि मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 5850 का। ओके, तो चलिए अजीत की तरफ से बजाज ऑटो पर उनकी ऑप्शन की रणनीति। अजीत, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। 8500 की कॉल खरीदने की राय, 252 के स्तर पर लक्ष्य 330 के मानकर चले। स्टॉप लॉस यहाँ पर 210 का मेंटेन कीजिएगा। वर्कआउट होने पर अधिकतम मुनाफा, मैक्सिमम प्रॉफिट 5850 तक का हो सकता है। अगर रिवर्स जाती है कॉल तो फिर 3150 का नुकसान भी हो सकता है। एफएनओ को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर। एफएनओ में ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। और इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें, सोचे समझे और उसके बाद ही एफएनओ में उतरें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तपन जी, एक बार फार्मा स्पेस पे एक बार नज़र डालें। यहाँ पे ऑफ कोर्स देखेंगे कि हमने पीएसयू बैंक्स की भी बात कर ली, कैपिटल गुड्स थोड़ी देर पहले आपने बताया, और आपने थोड़ा सा चैनल चेक भी कर लिया क्योंकि आप अहमदाबाद साइड में रहते हैं। यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स में देखिए, नैटको फार्मा, अजंता फार्मा, इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से एक्सपोर्ट डेटा जो है अगले 3 से 4 दिन में आएंगी, जहाँ पे और पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। फार्मा स्पेस से आपको क्या लगता है, कौन से स्टॉक अच्छे होंगे और किन के पॉजिटिव फिगर्स रह सकते हैं? तपन। जी शरद जी, फार्मा स्टॉक में मैंने आगे सिप्ला की बात की जो मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर स्पेसिफिकली आप जो नेटको फार्मा की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उसमें पहले जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी कि ना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस का 30% से डिग्रोथ होगा उनका सेल्स इवन प्रॉफिटेबिलिटी। उसके वजह से आप देखें तो वो एक समय पे 1600 था, फिर 800 700 के आसपास गया था और वापस रिकवरी आ रही है। लेकिन नाटको फार्मा स्पेसिफिकली मैं बात करूँ ना, तो धीरे धीरे इसमें रिकवरी आई, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि रिकवरी सस्टेन होती है कि नहीं होती है। ऑफ कोर्स यूएस की हम लोग बात करें तो काफी लग रहा है कि ट्रम्प अभी थोड़े नरम हुए हैं, कुछ टैक्स नहीं लगेंगे। ऑफ कोर्स
टैरिफ नहीं लगेंगे। अगर टैरिफ लगते तो प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक नहीं लगा है तो नहीं लगेंगे। तो एक पॉजिटिव स्टांस हम लोग फार्मा में ओवरऑल सेक्टर में बना सकते हैं। तो कुछ कुछ स्टॉक जैसे ये नाटको है जो रिकवर हो रहा है, और कुछ और स्टॉक्स भी जो रिकवर, जैसे मैंने सिप्ला बोला है, औरोबिंदो भी एक टाइप का फेवर में रहेगा आगे जाके, क्योंकि उनका भी सबसे मैक्सिमम बड़ा रेवेन्यू वहां जाता है। तो इन सब पे नजर रहनी चाहिए। और फार्मा सेक्टर इन टर्म के न्यूज के वजह से काफी ऊपर नीचे रहे, लेकिन अगर ओवरऑल देखो तो ये तीनों अच्छे हैं। प्लस सीडीएमओ बिजनेस भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि आज से आगे जाके ना चाइना +1 थी में सीडीएमओ बिजनेस में जो कंपनीज है उनको भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल मैं फार्मा में फिलहाल के लिए तो मैं थोड़ा बुलिश ही हूँ। फार्मा प्लेयर्स डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे और इसी के चलते तपन के बुलिश रेडार पर है। तपन, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? हाँ, ये जो स्टॉक मैंने आज बोले वो मेरे पास तो नहीं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। ओके तपन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को अपनी एनालिसिस, मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताने के लिए थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे, 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे मार्केट के महारथी और कमोडिटी का अपडेट, और ये शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।